हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। चलिए आज के इस वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मेरा कोई इरादा नहीं था इग्नू से रिलेटेड कोई भी वीडियो लाने का, क्योंकि मैंने इग्नू से रिलेटेड वीडियोस लाने बंद कर दिए हैं। लेकिन कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी और मैंने उनके रिक्वेस्ट को देखते हुए इस वीडियो को बनाने का काम किया है। मतलब मैं इस वीडियो को आज बनाने जा रहा हूँ और इस वीडियो में जो डिस्कशन मैं करूँगा उस बुक का नाम है BSKG 178 प्राचीन भारतीय राजनीति। ये पुस्तक कुछ कुछ इतिहास से संबंधित है और ख़ास करके प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित है। ठीक है, जो प्राचीन भारत का इतिहास है उससे ये पुस्तक संबंधित है और कुछ जो है बातें इसमें अध्यात्म वाली हैं और संस्कृत की ली हुई बातें हैं। ये BSKG मतलब ये संस्कृत से रिलेटेड बातें भी करता है। मतलब संस्कृत का मतलब ये हुआ कि सीधा सीधा संस्कृत की बातें नहीं करता, अपितु ये उस समय की बातें करता है जिस समय हमारी भाषा संस्कृत हुआ करती थी। जैसे कि हमारी भाषा वैदिक काल में संस्कृत हुआ करती थी, देव संस्कृत या वैदिक संस्कृत। उसके बाद लगभग आपको उत्तर वैदिक काल में उस समय में भी हमारी भाषा सामान्य संस्कृत हुआ करती थी। तो उसी समय में जो राजनीति थी भारत की, मतलब स्टार्टिंग की जो राजनीतिक परंपरा जो हमारे भारत में स्टार्ट हुई, उसी की चर्चा जो है इस पुस्तक में की गई है। ठीक है, वैसे तो मैं बहुत कोई बड़ा विद्वान हूँ नहीं, तो मैं इस पुस्तक को पढ़ते हुए आप लोगों को अपनी बातों को समझाने की कोशिश करूँगा और साथ ही मैं ये प्रयास करूँगा कि मैं महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को नोट करवा सकूँ जो कि शायद परीक्षा में आए, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट कोड है ये कोई बहुत पुराना नहीं है, इसका कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस अभी तक नहीं मिल पाया है मुझे, क्योंकि इसके ज़्यादा एग्ज़ाम हुए नहीं है, शायद एग्ज़ाम भी नहीं हुए, शायद फर्स्ट टाइम है ये। 2023 में शायद मे भी दिसंबर में हुआ हो, कंफर्म नहीं हूँ मैं, बट इतना है कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं उसको नोट करवाता हुआ चलूँगा। और ये गैस पेपर जो है मेरे पास तैयार की हुई है, तो गैस पेपर जो है वो मैं आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगा शॉर्ट प्राइस में। ठीक है, आप लोग वो देख लीजिएगा। खैर आगे चलते हैं और डिस्कशन करते हैं प्राचीन भारतीय राजनीति के बारे में। तो सबसे पहले इस बुक में 4 ब्लॉक्स हैं, अर्थात 4 खंड हैं जिसकी चर्चा यहाँ पर की गई है, जिसके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला जो है वो खंड 1 है। ये क्या हो गया भाई, सॉरी। खंड 1 प्राचीन भारतीय राजनीति का विषय, क्षेत्र और उत्पत्ति। दूसरा है खंड 2 राज्य के प्रकार और स्वरूप। तीसरा है राज्य मंत्री परिषद और सभाएं। चौथा है न्याय व्यवस्था, कर प्रणाली और अंतर राज्य व्यवस्था। तो मैं आज 2 ब्लॉक्स को डिस्कस करूंगा। मैं इस वीडियो के अंदर 2 ब्लॉक्स को कवर करवाने की कोशिश करूंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी के ब्लॉक्स को कवर करेंगे। और हो सके तो अगर कोई प्रीवियस ईयर में कोई परीक्षा एग्जाम वगैरह हुआ होगा तो मैं उसके क्वेश्चन को भी अगले वीडियो सेशन में अटैच कर दूंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की लिस्ट भी अटैच करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं और डिस्कस कर लेते हैं। तो ये सब तो हमारे लिए डिस्कशन का कोई है टॉपिक नहीं। खंड 1 है प्राचीन भारतीय राजनीति का नाम, विषय, क्षेत्र और उत्पत्ति। चलिए इसी से बढ़ते हैं आगे। खंड 1 का परिचय है, ये तो इसको बताने की आवश्यकता है नहीं, यही है इकाई 1। फर्स्ट चैप्टर का नाम है प्राचीन राजनीति शास्त्र के नाम, दंड नीति, धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र। तो देखिए बात यह है कि प्राचीन समय में जब प्राचीन भारत था तो उस समय जब राजनीति पनप रही थी, राजनीति आज तो बहुत ही विकसित हो चुकी है, राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक मनन, राजनीतिक विचार और सार्वजनिक हितों के आड़ में निजी हितों की पुष्टि राजनीति है, तो ये सब बातें हम जान चुके हैं। लेकिन जो स्टार्टिंग में जो राजनीति थी भारत में, उसके विभिन्न नाम थे, जैसे कि दंड नीति, धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र। तो हम लोग कुल मिलाकर के इसकी चर्चा करेंगे कि दंड नीति क्या है, धर्मशास्त्र क्या है और नीति शास्त्र क्या है। ठीक है, इस इकाई के अंदर हम इन्हीं चीजों को डिस्कस करेंगे और आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि प्राचीन भारतीय राजनीति शास्त्र के अंदर दंड नीति की व्याख्या कीजिए, धर्मशास्त्र की व्याख्या कीजिए अथवा नीति शास्त्र की व्याख्या कीजिए, या इनसे पूछा जा सकता है कि दंड नीति पर कुछ शब्दों में अपने व्याख्यान लिखिए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कुल मिलाकर के 5 नंबर या 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम अभी इसको डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने के साथ साथ आप लोग जो है ना इसको समझ जाएंगे और जैसे ही समझेंगे तो आप लोग अपने एग्जाम में इसको अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना वगैरह पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन है भारतीय राजनीतिक चिंतन का आशय। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि ये पुस्तक प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित है। तो हमारा जो प्राचीन भारत था, तो उस समय हमारे
ऋषि मुनि द्वारा जो है ना चिंतन की शुरुआत हो गई थी, राजनीतिक चिंतन की शुरुआत हो चुकी थी। तो यहाँ पर इसीलिए कहा गया कि प्राचीन भारतीय चिंतन जो है वो अत्यधिक पुराना है और इसका जो उद्गम है, इसकी जो स्टार्टिंग है वो लगभग वैदिक काल से हो गई थी, वेद के काल से। और ये अपने सबसे सर्वोच्च शिखर पर मुगल काल में थी, जब मंगोल लोगों का शासन था, मुगल का शासन था, औरंगजेब, शाहजहां, बाबर वगैरह का शासन था। तो उस समय भारतीय राजनीतिक चिंतन जो है वो सबसे ऊपर था, सबसे विकसित स्वरूप में था। तो कुल मिलाकर के आज से लगभग लाखों वर्ष पूर्व जब संसार में चिंतन नाम का कोई विस्तार हुआ ही नहीं था, उस समय भी भारत में राजनीतिक व सामाजिक चिंतन अपने सर्वोच्च शिखर पर विद्यमान हो चुका था। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में मानी जाती है, ठीक है। चूंकि हम लोग प्राचीन भारत की चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में मानी जाती है और वहां पर भी एक अच्छा खासा राजनीतिक चिंतन वगैरह मतलब हमें देखने को मिला है। और उसके बाद वैदिक काल आया, उत्तर वैदिक काल आया, उसी के बाद आपको मौर्य मगध महाजनपद वगैरह आए। तो ये सब राजनीतिक चिंतन के हिस्से थे, ठीक है। तो चिंतन की जो यह गौरवशाली परंपरा है वैदिक काल से प्रारंभ होती है और अब तक हमारे साथ चली आ रही है, ठीक है। अब बात करते हैं औपनिवेशिक काल। तो औपनिवेशिक काल का जो ये पॉइंट यहाँ दिया गया है, इसको हटाते हैं, इसमें एक पॉइंट दिया गया है कि औपनिवेशिक काल में पाश्चात्य विचारकों द्वारा यह भ्रम फैलाया गया कि भारतीय चिंतन अत्यंत साधारण है, जिसमें कुछ भी उल्लेख करने योग्य नहीं है। तो इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। दरअसल देखिए, औपनिवेशिक काल का मतलब उस काल से है जिस समय हमारा भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम था, या यूरोप की जो कंपनियां थी उनके गुलाम मतलब उसका गुलाम था हमारा भारत, ठीक है। तो उस समय जो भी पाश्चात्य मतलब पश्चिम से जो विचारक आए, मतलब जो वो लोग यूरोप से जो लोग आए, उन्होंने यह भ्रम फैला दिया कि भैया भारत का जो चिंतन है, भारत का जो इतिहास है या भारत के इतिहास से संबंधित जो बातें हैं वो बहुत नॉर्मल है, बहुत सामान्य है और इसमें हमें कुछ भी जानने योग्य ऐसा नहीं है जिसकी व्याख्या हमें करनी चाहिए, जिसको हम लोग जान सकते हैं, ठीक है। और इस भ्रम को बढ़ाने का काम किसने किया था? तो मैक्स मुलर ने किया था, डेनिंग ने किया था और भी कई विद्वान आए जिन्होंने अलग अलग तथ्य को प्रस्तुत करके ये बताया कि भैया भारतीय विचारक का कोई महत्व नहीं था उस समय में और ना ही अभी है, और भारत में चिंतन नाम की कोई चीज थी नहीं, भारत में राजनीति वगैरह कुछ होती नहीं थी, ठीक है, क्लियर है। लेकिन ये भ्रम भी धीरे धीरे टूट गया जब भारत आजाद हुआ या आजाद होने के कगार पर था। तो नए तथ्य जब सामने आने लगे तब समझ में आया कि नहीं भैया, हमारा जो राजनीतिक चिंतन है वो बहुत पुराना है और अत्यंत प्राचीन एवं प्रासंगिक है, ठीक है। जैसे भारत में प्लेटो हुए, अरस्तु हुए, उसके बाद आपको कौटिल्य वगैरह हुए, जिसको आप लोग चाणक्य, विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। तो इन सब के जब चिंतन के लेखन हमारे सामने आए तो हमें पता चला कि भारतीय चिंतन के जो नमूने हैं वो बहुत उत्कृष्ट है। और भारतीय चिंतन के उत्कृष्ट नमूनों के उदाहरण में से हम वेदों को मान सकते हैं, पुराणों को, उपनिषदों को मान सकते हैं, मनुस्मृतियों को मान सकते हैं। तो कुल मिलाकर के बाद में हमें पता चला कि भारतीय चिंतन बहुत ही उन्नत हुआ करती थी और वही उन्नत होकर के आज हमारे सामने इस तरीके से प्रस्तुत है। तो इसी पर एक कथन है मैक्सी का कि भारत चिंतन की मैक्सी का एक कथन है कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत का राजनीतिक इतिहास जो है वो यूरोप के राजनीतिक इतिहास से पुराना है, अधिक प्राचीन है और राजनीतिक विचारों की दृष्टि से भी एकदम निष्फल नहीं है, मतलब राजनीतिक विचारों की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है, ठीक है। और एशियाटिक सोसाइटी के उदय की अब हम बात करते हैं। तो ये जो एशियाटिक सोसाइटी की चर्चा यहाँ पर की गई है, ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है, ये इसका पूरा नाम है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इसकी स्थापना बंगाल में हुई थी, जो कि सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। और सर विलियम जोन्स जो है वो चार्ल्स विल्किंस के सहयोग से यहाँ पर भारत में संस्कृत सीखे थे। दरअसल चार्ल्स विल्किंस एक अधिकारी था अंग्रेज के ईस्ट इंडिया कंपनी में, और सर विलियम जोन्स भी एक अधिकारी के तौर पर भारत आए थे और इन्होंने भारतीय इतिहास में अपनी रुचि दिखाई थी। और इस समय ही इन्होंने कई सारे मतलब कि भारतीय साहित्यों का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया था, ठीक है। तो हुआ क्या कि ये जो संस्कृत सीख रहे थे तो इनको संस्कृत सिखाने में मदद की थी चार्ल्स विल्किंस ने, ठीक है। तो संस्कृत सीखने के बाद इन्होंने कई पुस्तकों का अनुवाद किया, जैसे भगवत गीता का अनुवाद किया, उसके बाद मनुस्मृति का अनुवाद किया। तो ऐसे इन्होंने कई अनुवाद किए। तो जब नए नए संस्कृत अनुवाद जब इंग्लिश में यूरोप में जब वो पहुंचे या ब्रिटेन में जब वो पहुंचे, तो वहां पर ऐसा महसूस किया गया कि भारतीय संस्कृति व इतिहास को जानने की आवश्यकता है। और धीरे धीरे यूरोप में संस्कृत की पढ़ाई में बढ़ोतरी हुई। लोग संस्कृत को जानने के लिए
आगे की ओर बढ़ें और यहीं से भारतीय राजनीतिक चिंतन का एक नया स्वरूप संसार के सामने प्रस्तुत हुआ, संसार के सामने जो है आगे निकल करके आया। तो मेरे ख्याल से अब आप लोग मेरी इन बातों को समझ गए होंगे। ठीक है, अब अगला पॉइंट है कि राजनीतिक शास्त्र के विविध नाम क्या क्या हैं। ठीक है, तो नीति शास्त्र, दंड शास्त्र वगैरह ये सब जो है राजनीतिक शास्त्र के ही नाम है। प्राचीन काल से ही भारतीय राजनीतिक शास्त्र को विभिन्न नामों से संबोधित किया जाता रहा है। अब ये नाम जो है ना समयानुसार बदलते रहे हैं। ठीक है, कुछ नाम समय के साथ पुराने होते गए तो लोगों ने उनको छोड़ दिया, कुछ नाम आगे चल के प्रचलित हुए तो लोगों ने उनको बढ़ाया। जैसे कि राजनीतिक शास्त्र के जो है ना विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में विविध विविध नाम है। ठीक है, जैसे स्मृति, मनु स्मृति हो या अन्य कोई स्मृति हो, उसमें राजनीति शास्त्र को राजधर्म की संज्ञा दी गई है। तत्पश्चात अगर हम बात करें महाभारत में राजनीति शास्त्र को राजशास्त्र की संज्ञा दी गई है या दंड नीति एवं अर्थशास्त्र की संज्ञा दी गई है। जबकि पंचतंत्र की अगर बात करें तो इसमें नृपतंत्र कह करके पुकारा गया है। ठीक है, और प्रोफेसर अल्तेकर का कथन इस वाक्य की प्रामाणिकता को भी सिद्ध करता है। वो ये ऐसा कहते हैं कि राजधर्म, राजशास्त्र, दंड नीति, नीति शास्त्र और अर्थशास्त्र आदि नामों से प्राचीन भारत में राजनीतिक शास्त्र को ही संबोधित किया गया है या किया जाता रहा है। ठीक है, तो राजनीति शास्त्र को दंड नीति पुकारने का आधार बहुत स्पष्ट है। दंड नीति कह के पुकारने का आधार स्पष्ट है। बहुत से विद्वानों ने राज सत्ता का अंतिम आधार, मतलब राजा जो सत्ता चलाते हैं वो किस बेसिस पे चलाते हैं, तो दंड के आधार पर चलाते हैं कि भाई किसी ने गलती की तो उसको दंड मिलेगा। या राजा के अनुसार या राजनीति शास्त्र के अनुसार यदि कोई कानून तोड़ता है राजनीतिक सत्ता के द्वारा उसे दंड मिलना चाहिए ताकि वो अराजकता को उत्पन्न ना करे, समाज में बराबरी की स्थिति को बनाए रखे और इस तरीके से दंड के माध्यम से भय को उत्पन्न करके व्यवस्था को पुनः से ठीक से चलाया जा सके। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप लोग इन सभी बातों को समझ गए होंगे। और मे भी आपसे क्वेश्चन परीक्षा में यह पूछा जा सकता है कि राजनीतिक शास्त्र के विविध नामों की चर्चा कीजिए और विविध नामों के उल्लेख कीजिए और साथ ही इसकी व्याख्या भी कीजिए, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो प्रोफेसर अल्तेकर ने क्या कहा इसकी चर्चा तो हमने कर ली। अब जो ये कौटिल्य हैं इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। तो इनकी मान्यता के अनुसार दंड से मात्र भय उत्पन्न होता है, ना कि कर्तव्य पालन के प्रति सजगता। इसीलिए हो सके तो कानून तोड़ने वाले को दंडित करके ज्यादा से ज्यादा विवश ना किया जाए। प्रजा स्वतः कानून का पालन तो करेगी लेकिन वो नैतिक कर्तव्यों के आधार पर पालन नहीं करेगी, अपितु विवश होकर राजनीति शास्त्र के अनुसार राज सत्ता का पालन करेगी, मतलब राजा के आदेशों का पालन करेगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम चर्चा करें तो मनु के अनुसार, मनु जो है, मनु ने एक पुस्तक लिखी मनुस्मृति और मनु की चर्चा हम आगे करेंगे। तो इनके अनुसार दंड देने वाली मानवीय सत्ता राजा नहीं अपितु दंड नाशक है। जो भी दंड देता है वो राजा नहीं दंड नाशक कहलाता है। ऐसे में शासक व समाज को कर्तव्य बताने वाले शास्त्र को भी दंड नीति के नाम से जाना गया है। मतलब शासक को, जो उस समय तो हमारे तरह लोकतंत्र था नहीं, उस समय तो राजा का तंत्र था या लोगों का एक हायरार्की थी। ठीक है, तो उसके माध्यम से जो व्यक्ति शासन करता था तो शासक को और समाज को, जो व्यक्ति समाज में रहते हैं उनको अपने कर्तव्य बताने वाले शास्त्र को दंड नीति के नाम से जाना गया है। जैसे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र शासन नीति का एक सुदृढ़ विवरण है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, आज का जो अर्थ है अर्थशास्त्र, उसमें हम धन विवरण की चर्चा करते हैं, लेकिन उस समय जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र था वो किसी विशेष धन की चर्चा नहीं करता, बल्कि ये बताता है कि कैसे किसी राजा को अपना शासन व सिंहासन चलाना चाहिए ताकि उसकी प्रजा खुश रहे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नीति शास्त्र शब्द से नीति का अर्थ सही मार्ग दिखाने से लिया गया है, मतलब कोई गलत मार्ग ना हो, उचित व अनुचित के बीच अंतर हो, तो वैसी पुस्तक जो है नीति शास्त्र कहलाती है। जैसे कि भृति हरि ने एक पुस्तक लिखी नीति शतक, तो इसमें विशाल अर्थ में नीति पर चर्चा की गई है कि कौन सी नीति सही है, कौन सी नीति गलत है, क्या अपनाना चाहिए, क्या नहीं अपनाना चाहिए। इसी तरह कामंदक तथा शुक्र ने भी कुछ पुस्तकें लिखी हैं और इन्होंने जो पुस्तकें लिखी है उनको भी नीति शास्त्र के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, वे अन्य नाम जैसे राजशास्त्र या दंड नीति के नाम से नहीं पुकारे जाते हैं, इसी नाम से पुकारे जाते हैं। कामंदक के समय में जो नीति शब्द था वो राज्य की नीति के संबंध में प्रयुक्त होता था
और कुछ समय पश्चात वह सामान्य आचरण हेतु भी प्रयुक्त किया जाने लगा। उसी तरीके से डॉक्टर भंडारकर थे, उनका कथन है कि जब नीति शब्द का प्रयोग सामान्य आचरण के नियमों के लिए किया जाने लगा तो आवश्यक हो गया कि उनको राजा के आचरण नियमों से अलग किए जाए और इसीलिए राजनीतिक शब्द का प्रयोग किया गया। मतलब पहले नीति शब्द का प्रयोग किया जाता था, नीति शास्त्र, तो लेकिन नीति शास्त्र शब्द का प्रयोग समय के साथ सामान्य लोगों के लिए किया जाने लगा कि भैया आपको ये सही नीति अपनानी चाहिए, ये सही नीति अपनानी चाहिए। तो इस वजह से लोगों से जो है ना एक तरीके से नियमों को अलग करने के लिए राजा के आचरण नियमों को एक पुस्तक में या एक शब्द में ढाला गया जिसको बोला गया राजनीति शास्त्र। ठीक है, कि राजा के नियम अलग होंगे, कि राजा कैसे शासन करेगा, राजा कैसे सत्ता चलाएगा, राजा कैसे लोगों को दंड देगा, इन सभी बातों की चर्चा अब हम लोग कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, दंड नीति की बात कर लेते हैं। सबसे पहले दंड नीति। तो महाभारत में प्रजापति के नाम से राजनीति शास्त्र के कोष के रूप में दंड नीति का उल्लेख मिलता है। महाभारत में एक खंड है प्रजापति के नाम से, तो उसमें से एक है राजनीति शास्त्र का एक कोष है, उसमें दंड नीति नाम का उल्लेख मिलता है। और शांति पर्व में स्पष्ट किया गया है कि चूंकि राजनीति का व्यवहार दंड के माध्यम से पूर्ण होता है। कोई भी अल्टीमेट राजनीति का व्यवहार, जैसे आप कोई गलती करेंगे, आपको पुलिस उठा के ले जाएगी, तो पुलिस उठा के जो ले जाएगी तो कुल मिलाकर के वो आपको क्या दंड दे रही है, ठीक है, वो आपको पनिशमेंट दे रही है। और जो पनिशमेंट वो दे रही है वो कानून के दायरे में दे रही है। और कानून कैसे बना है, वो राजनीतिक माध्यम से बना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के दंड नीति जो है वो एक तरीके से राजनीति के व्यवहार हैं। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अथवा तंत्र दंड को जब धारण करता है, कोई भी तंत्र जब दंड को धारण कर लेता है तो हम उसे दंड नीति कहते हैं। दंड के माध्यम से ही प्रमुख कार्यों का विस्तार होता है। दंड नीति चारों वर्णों को अपने उत्तरदायित्व करने के लिए नियंत्रित करती है। उस समय में जब प्राचीन भारत हुआ करता था, उस समय मूलतः 4 वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो दंड नीति इन्हीं चारों वर्णों को अपने उत्तरदायित्व के बारे में बताती थी कि भैया तुमको ये करना है, ये करना है, ये करना और ये नहीं करना है। ठीक है, उसको संस्कृत में लिखा गया है दंडेन नियते चेदं दंडं नयति वा पुनः शांति पर्व 59/78 श्लोक है ये। जब राजा दंड का उचित पालन करता है तो अधर्म से दूर हो जाता है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी कहा गया, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र उसमें भी कहा गया है दंड अस्थायित्व का साधन है तथा आन्वीक्ष की त्रयी और वार्ता कल्याण का भी साधन है। और उसको संस्कृत में ऐसे लिखा गया है आणवीक्षिकी त्रयी वर्ताणा योग क्षेम साधनो दंड तस्य नीतिर दंड नीति कौ अर्थ। इसी तरीके से, ठीक है। अब है मनु ने जो मनुस्मृति लिखी, उन्होंने भी दंड की महत्ता का वर्णन किया है और उनके अनुसार स्वधर्म पालन हेतु दंड का विधान स्वयं ईश्वर ने किया। स्वयं ईश्वर ने ही दंड नीति बनाई है। और वो कुछ इस तरीके से लिखते हैं अराजके ही लोके अस्मिन् सर्वतो विद्रुते भयात रक्षार्थ मत्स्य सर्वस्य राजानम सृजत प्रभुः। ठीक है, मनुस्मृति में यद्यपि राजशास्त्र का कोई परिभाषित नाम नहीं दिया गया है, ठीक है, परंतु दंड को स्वयं राजा कहा गया है कि मतलब जो दंड है वही राजा है। ठीक है, और दंड से ही चतुर्वर्ण और चतुराश्रम के धर्म की रक्षा होने की विचार की कामना भी की गई है। मतलब मनुस्मृति में कहा गया है कि अगर दंड दिया जाता है तो इसी से चतुर्वर्ण अपने अपने नियमों का पालन करते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चतुराश्रम ये जो ये है ना, क्या कहते हैं, गृहस्थ, वानप्रस्थ, इस तरीके से 4 आश्रम है। मतलब लोगों के 4 रहने के नियम है कि एक समय में व्यक्ति वानप्रस्थ होगा, फिर गृहस्थ होगा, वानप्रस्थ होगा, फिर उसके बाद संन्यास लेगा। इस तरीके से 4 आश्रम है। तो इसी तरीके से धर्म के रक्षा का विचार जो है वो मनुस्मृति में दिया गया और कहा गया है स्व राजा पुरुषो दंड स्व नेता शासिता चौ स्व चतुर्नाम श्रमाणां चौ धर्मस्य प्रतिभु स्मृतः। ठीक है, तो ये जो मनुस्मृति है इसे प्राचीन भारत में प्रशासन का शास्त्र कहकर संबोधित किया गया है, या दंड नीति को, जिसका संबंध शासन के कार्यों से है। कौटिल्य के मत से मनु, बृहस्पति व शुक्राचार्य द्वारा चारों विद्याओं में से एक दंड नीति है, जिसका अभिप्राय है बल प्रयोग अथवा दंड के अभाव में कोई राजा राज्य को कायम नहीं रख सकता है। तथा दंड के संबंध में मनु का मत था कि जब लोग सो रहे होते हैं तो दंड उनकी रक्षा
करता है और उसी के भय से व्यक्ति न्याय के मार्ग पर चलता है और अन्याय नहीं करता है। तो दंड नीति अब आप लोग समझ गए। अगर इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग उन प्रश्नों के उत्तर दे सकेंगे। मे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दंड नीति के बारे में बताइए, तो मैंने जितनी बातें बताई आप लोग उसको लिख डालिएगा, ठीक है। एक साउंड की आवाज में भी आप लोगों को आई होगी, बगल में कोई पागल हॉर्न मार के चला गया, पता नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, धर्मशास्त्र की चर्चा करते हैं। इसी राजनीतिक शास्त्र का पर्याय है धर्मशास्त्र, ठीक है। और यह धर्मशास्त्र संपूर्ण समाज का द्योतक है और समाज में उपस्थित विविध संस्थाओं से संबंधित नियमों को स्थापित करने वाला शास्त्र धर्मशास्त्र है। और इसी वजह से राजधर्म जो है धर्मशास्त्र का ही एक विषय है। अतः राजा के धर्म एवं राज्य से संबंधित विविध विधानों का निर्धारण करने के रूप में धर्मशास्त्र को एक राजनीतिक ग्रंथ माना गया है। वस्तुतः उत्तर वैदिक काल में धर्म सूत्रों के अंतर्गत ही पहली बार राजधर्म का एक हमारे पास व्यवस्थित रूप सामने आया। मतलब उत्तर वैदिक काल जब चल रहा था, जब वैदिक काल आया उसके बाद के काल को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। तो उस समय जब धर्म सूत्रों की रचना हुई तो उसमें राजधर्म वगैरह की चर्चा हुई और वही धर्मशास्त्र के रूप में एक व्यवस्थित रूप में हमारे सामने आया, ठीक है। पुनः स्मृति ग्रंथों में भी राजधर्म का विस्तृत विवेचन किया गया है। अतः धर्मशास्त्र राजनीतिक विज्ञान का पर्याय बन गया। मेरे ख्याल से आप लोग इन सभी बातों को समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, नीति शास्त्र की चर्चा करते हैं। नीति शास्त्र नीति शब्द की नी धातु से बना है और नीति धातु से जो अर्थ होता है वो होता है ले जाना, ठीक है। जो शास्त्र भलाई व बुराई में भेद करता है तथा उचित व अनुचित कार्यों का उल्लेख करता है और इसके द्वारा मनुष्य को सही मार्गदर्शन करता है उसे ही हम नीति शास्त्र कहते हैं। 4वीं व 5वीं शताब्दी जब चल रही थी तो उस समय दंड नीति और अर्थशास्त्र के स्थान पर नीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र व न्याय शास्त्र जैसे शब्द प्रचलित हो गए थे और कामंदक ने अपने राजनीतिक ग्रंथ को लिखा था और उसका नाम नीति शास्त्र दिया था। ठीक उसी प्रकार उष्णम ने ग्रंथ लिखी थी जिसे दंड नीति का ही संशोधित रूप कहा गया और शुक्राचार्य के नाम पर आधारित ग्रंथ शुक्र नीति के नाम से प्रचलित हुआ, ठीक है। कामंदक ने अर्थशास्त्र नामक सिंधु से नीति शास्त्र रूपी अमृत निकालने की बात की है। मतलब कामंदक ने अर्थशास्त्र नामक मतलब बुक से एक नीति शास्त्र रूपी अमृत निकालने की बात की है। संस्कृत में यह कहा गया है कामंदक नीति शास्त्रम में, यह एक श्लोक है, नीति शास्त्रामृतम धीमानार्थ शास्त्र महोदधे, ठीक है। तो पंचतंत्र में अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र को पर्यायवाची बताए गए हैं, ठीक है। और मिताक्षरा ने कहा है कि ज्ञान वल के जिस अर्थशास्त्र का उल्लेख करते हैं वो वास्तव में राजनीति शास्त्र है, ठीक है, तथा धर्म शास्त्र का ही अभिन्न अंग है। इसके अतिरिक्त राजनीति शब्द का उल्लेख मनुस्मृति में हुआ है, अनुशासन पर्व, रघुवंशम, आश्रम वार्षिक पर्व, शांति पर्व, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र अथवा राजनीतिक शास्त्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। मतलब ये सब मिलाकर के टोटल एक ही है। पंचतंत्र की बात करते हैं जो कि वस्तुतः कथाओं के माध्यम से राजनीतिक सिद्धांतों को प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ है। उसका उल्लेख न्याय शास्त्र में किया गया है, ठीक है। पंचतंत्र में न्याय शास्त्र का उल्लेख किया गया है, ठीक है। पंचतंत्र में जो न्याय शास्त्र का उल्लेख किया गया है वो कुछ इस तरीके से है, न्याय शास्त्र कर्तृभ्य पंचतंत्रम। तो डॉक्टर काणे के अनुसार न्याय शब्द का अर्थ है नीति मार्ग और यह शब्द संभवतः अर्थशास्त्र से ही संलग्न है। क्लियर है, मेरी बातों को आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, शांति पर्व में उल्लेख है जिस माध्यम से लोग नए मार्ग और उचित मार्ग से भ्रष्ट न हो उन मार्गों का निर्देश ही नीति शास्त्र है। इसे लिखा गया है, यैरुर पायैर लोकस्तु नो चलेदार्थ वर्तमन तत्सर्व राजसार दुलनीति शास्त्र भिविर नितम। शांति पर्व 59-74 नंबर श्लोक है। क्लियर है, मेरी बातों को आप लोग समझ गए होंगे। इस तरीके से परवर्ती काल में भी नीति शब्द प्रमुखतया राजनीतिक ग्रंथों के साथ जुड़ गया। नीति मयूख, नीति वाक्यमृत नामक ग्रंथ भी सामने आने लगे। अब अर्थशास्त्र की बात करते हैं। अर्थशास्त्र शब्द भी दंड नीति शब्द का पर्याय बन गया। आपस्तम बर्धम सूत्र में उल्लेख है कि राजा ऐसे पुरोहित की नियुक्ति करे जो धर्म की भी जानकारी रखता हो और अर्थ मतलब कि नीति नियमों में भी पारंगत हो। और स्पष्ट है कि आचार्य
आपस्तंभ धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र से परिचित हो। अर्थशास्त्र का प्रयोग उस समय शासन शास्त्र के अर्थ में किया जाता था। महाभारत अनुशासन पर्व में भी उल्लेख है कि बृहस्पति तथा अन्य आचार्यों ने अर्थशास्त्र की रचना की। डॉक्टर काणे के अनुसार राजनीति विज्ञान के अर्थशास्त्र और दंड नीति नाम देने के पीछे दो मुख्य दृष्टियां हैं। प्रथम तो कामसूत्र में वर्णित अर्थ शब्द के अभिप्राय को देखें तो शिक्षा, भूमि, पशुपालन, घरेलू उपकरण, मित्र और जो प्राप्त है उसकी सुरक्षा आदि का विषय। ठीक है, अर्थ शब्द को परिभाषित करते हैं। उस समय का जो अर्थ है, अभी का तो अर्थ धन को परिभाषित करता है, लेकिन उस समय का अर्थ परिभाषित करता है पशुपालन, घरेलू उपकरण, मित्रवत व्यवहार, शिक्षा, भूमि। ठीक है, भारतीय संस्कृति में पुरुषार्थ चतुष्टय में अर्थ को महत्व दिया गया है। अर्थ के माध्यम से ही सभी कार्य संपन्न होते हैं उस समय में। ठीक है, अर्थ का मनुष्यों और प्रबंधन से साक्षात संबंध है, अतः प्रजा एवं शासन से संबंधित शास्त्र को अर्थशास्त्र कहा गया। अतः समाज एवं राज्य से जो संबंध, राज्य में जो सर्वविध कल्याण के उद्देश्य को पूर्ण करने वाली विद्या होगी वो अर्थशास्त्र कहलाएगी। और जो द्वितीयक बात हम कह रहे हैं वो कुछ इस तरीके से है कि इस उद्देश्य की पूर्ति में व्यवधान उत्पन्न करने वाले अपराधियों को दंड देना जब मुख्य विचार बना तो उसे शासन तंत्र के अर्थ में दंड नीति का नाम दिया गया। जब पहले तो सबको नीति मार्ग सिखाया गया, लेकिन जब व्यक्ति नीति मार्ग को छोड़ करके गलत नीति करने लगे अपराध, तब उस समय दंड देने की व्यवस्था आई। तो उस समय जो विचार बना तो उस समय अर्थशास्त्र को दंड नीति के नाम से संबोधित किया जाने लगा। कौटिल्य अर्थशास्त्र में लिखा गया है मनुष्याणाम वृत्तिर अर्थम मनुष्यवती भूमिरीत्यर्थं तस्या पृथिव्यां लाभापालनोपाय शास्त्रमर्थ शास्त्रमिति कहे जाने का भी यही भूमि अर्थ है। इस प्रकार लोक कल्याण हेतु राज्य की प्राप्ति और उसके पालन हेतु व्यवस्था को निर्धारित करने वाला शास्त्र ही अर्थशास्त्र है। मैं आशा करता हूं कि मेरी बातों को आप लोग समझ गए होंगे। इस प्रकार से यह वाला अध्याय समाप्त होता है। ठीक है, अब है राजनीति का विषय। राजनीति में हम लोग किन बातों की चर्चा करते हैं, तो कुल मिलाकर के हम धर्म की चर्चा करते हैं। धर्म मतलब धर्म विशेष, उस समय में भी धर्म पनप रहे थे, जैसे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म वगैरह पनप रहे थे भारतीय इतिहास में। अर्थ मतलब कभी कभी धन और कभी कभी मतलब शासन। ठीक है, और नीति मतलब वही जो सही मार्ग है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, राजनीतिक विचारों का धर्म, अर्थ एवं नीति से संबंध। देखिए, प्राचीन भारत में जितने भी मुनि वगैरह हुए हैं उन्होंने एक कल्याणकारी राज्य की कल्पना की है। और राजनीति केवल एक तंत्र नहीं अपितु यह एक ऐसे केंद्र का साधन था जिसमें धर्म सम्मिलित था। राजनीतिक तंत्र के माध्यम से ही आचार व्यवहार और प्रायश्चित नियमों का पालन होता था। अतः स्वाभाविकतः प्राचीन विचारकों ने राजनीति को धर्म, अर्थ और नीति के साथ संबद्ध करने की कोशिश की है। मेरे ख्याल से अब आप लोग इन बातों को समझे होंगे। उसी में से एक विचारक है डॉक्टर काणे, जिनका मानना है कि प्राचीन भारत में तत्कालीन राज्य का ध्येय ऐसे वातावरण का निर्माण करना था जिसमें सभी शांति से रहे, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करे, स्वेच्छा से अपना व्यवसाय करे, अपनी आजीविका सुनिश्चित करे और अपनी परंपराओं का पालन करे और हमेशा नीति मार्गों के आधार पर चले। वस्तुतः राजा प्रजा में ऐसा उत्तम वातावरण के बनने को ही हम लोग क्या कहते हैं कि राजनीति से धर्म, अर्थ वगैरह का जुड़ जाना। ठीक है, मतलब ऐसे व्यवस्था को तैयार करना जिसमें राजा भी प्रसन्न रहे, प्रजा भी प्रसन्न रहे, सुरक्षित भी रहे और नियंत्रित भी रहे। भारतीय ऋषि मुनियों ने राज्य के ध्येय रूप में मोक्ष को मुख्य उद्देश्य के रूप में माना है कि भैया जब भी आप सही काम करेंगे तो आप स्वतः ही मोक्ष को प्राप्त कर जाएंगे। कौटिल्य ने कहा है कि राजा का दायित्व यह सुनिश्चित करना है कि प्रजा स्वधर्म से विमुख न हो, अपने धर्म से विमुख न हो और प्रशासन द्वारा निर्मित नियमों का पालन करे और वर्णाश्रम के नियमों का पालन करे। ठीक है, और निर्धारित नियमों का उल्लंघन जो भी करता है उसे दंडित भी होना पड़े। इस प्रकार दायित्व पूर्ण करता हुआ राजा इस लोक को छोड़ करके परलोक मतलब स्वर्ग लोक में जाकर के आनंदित रहे। ठीक है, इसी तरीके से कामंडकीय नीति शास्त्र एवं शुक्र नीति में भी कल्याणकारी राज्य की संकल्पना की गई है और उसमें कहा गया है मोक्ष प्राप्ति के साधन के बारे में। राजा न्याय नियमों का सम्यक पालन करते हुए त्रिवर्ण धर्म को अगर साधता है, धर्म को साध लेता है, अर्थ को साध लेता है मतलब नियम वगैरह को साध लेता है, काम मतलब काम को साध लेता है, तो वह इस लोक को छोड़ करके स्वर्ग लोक में भविष्य में जाता है। इसी विचार के परिणाम स्वरूप ही
सभी राजनीतिक तंत्र जो है वो धर्म, अर्थ और नीति पर आकर के जुड़ जाते हैं। तो सबसे पहले हम धर्म की चर्चा करते हैं। राजनीतिक शास्त्र में धर्म को राजधर्म कहा गया है, अर्थात राजकीय धर्म। राजा के या राजघराने के लिए सामान्य प्रजा का जो धर्म है उसी को राजधर्म कहा गया है, ठीक है। क्योंकि उस समय राजघराने हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, या कबीलों के राजा हुआ करते थे, या कबीलाओं के मुखिया हुआ करते थे। राजनीति के धर्म के साथ संबंध को समझने से पूर्व धर्म शब्द को समझना आवश्यक है। दरअसल धर्म शब्द विविध अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। मुख्य रूप से समझना आवश्यक यह है कि धर्म शब्द जो है वो कहीं पर भी प्रयुक्त हुआ है, जैसे कि सामाजिक कर्तव्य के लिए है, सत्यधारित नैतिक कर्तव्य के लिए है। लेकिन यहाँ पर हम चर्चा करेंगे राजा के राजधर्म के बारे में। तो राजा का जो राजधर्म है या प्रजा का जो राजधर्म है उसका मुख्य कर्तव्य है, अगर राजा की बात करें तो राज्य में समाज और स्थिरता तथा क्रमिक विकास और मनुष्य में प्रसन्नता एवं सौहार्द को सुनिश्चित करना, ठीक है। आपसे संभवतः क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि धर्म की व्याख्या कीजिए, तो आप अभी के अनुसार धर्म की व्याख्या नहीं कीजिएगा, अपितु जो प्राचीन इतिहास में जो धर्म की व्याख्या की गई है उसकी व्याख्या कीजिएगा, जो कि अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं। वह ही वस्तुतः धर्म का संस्थापक है। कौन संस्थापक है? राजा। अतः वह अपना धर्म पूर्ण करे और यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए राजधर्म को सभी धर्मों का मूल कहा गया है। राजा के धर्म के रूप में उसके लिए विविध कर्तव्यों को राजधर्म के में निबंधित किया गया है, ठीक है। शांति पर्व में राजधर्म को सभी धर्मों का सिरमौर कहा गया है, मतलब शांति पर्व पुस्तक में ऐसा कहा गया है कि राजधर्म सभी धर्मों से ऊपर बढ़ के है, ठीक है। उद्योग पर्व जो कि महाभारत में है उसमें लिखा गया है राजा अपने काल का निर्माता होता है, वो अपने समय का निर्माता होता है, वही उस काल को देश का स्वर्ण काल बनाता है या कष्ट काल बनाता है। इसी तरीके से पीवी काणे का मानना है कि राजधर्म विश्व का सबसे बड़ा उद्देश्य उस समय में था और इसके अंतर्गत आचार व्यवहार आदि सामाजिक विषयों का समावेश होता था। इस प्रकार का उल्लेख हमें अरस्तु के पॉलिटिक्स में भी देखने को मिलता है, जहां उत्तम व्यक्ति और उत्तम नागरिक के विषय को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है और इसका सुनिश्चय करना शासक का दायित्व माना गया। वस्तुतः शासन व्यवस्था को धर्म के साथ जोड़ने का उद्देश्य था शासक के व्यक्तिगत आचार व्यवहार को सामाजिक संहिता के साथ स्थापित करना, अर्थात शासक स्वयं उत्तम और आचारशील हो और वो ऐसे अपेक्षित विविध गुणों और योग्यताओं को दिखाए जिससे कि प्रजा जो है अपने आप को सुरक्षित पाए और प्रजा स्वयं भी उत्तम आचरण का व्यवहार करे, ठीक है। इसी निर्मित प्राचीन भारतीय चिंतकों ने राजा के संरचनात्मक और संवर्धनात्मक दायित्वों का गंभीरता से निरूपण किया है। और राजकीय व्यवस्था धर्म आधारित व्यवस्था थी, अतः कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है उसमें राजतंत्र के संचालक के रूप में राजा को राजर्षि की संज्ञा दी गई है, ठीक है। और तत्संबंधी जो विधि विधान है, जो राजधर्म से विधि विधान है, उन्हें राजर्षि वृत्तम के नाम से विवेचित किया गया है। धर्म कहने का अभिप्राय ही है कि राजा निरंकुश नहीं है, उसमें अपने स्वामित्व का अहंकार नहीं होना चाहिए, अपितु कर्तव्य पालन का एक भाव होना चाहिए और संपूर्ण व्यवस्था पर धर्म अर्थात कर्तव्य पालन एवं नैतिकता का प्रभाव स्थापित किया हुआ जाना चाहिए। आगे हम अर्थ की चर्चा करते हैं। राजकीय व्यवस्था को अर्थ शब्द से संबोधित किया गया है। शासकीय व्यवस्था से संबंधित ग्रंथ को अर्थशास्त्र नाम से जाना गया है, ठीक है। वर्तमान संदर्भ में अर्थ जो है शब्द सामान्यतः धन व इससे संबंधित क्षेत्र में प्रयुक्त होता है, परंतु प्राचीन समय में राजनीतिक संदर्भ में अर्थ का मीनिंग केवल धन नहीं होता था, बल्कि इससे कहीं अधिक विस्तृत इसका अभिप्राय होता था। इसका वैज्ञानिक अभिप्राय राजनीतिक प्रशासन से अभिप्राय होता था, अर्थव्यवस्था से अभिप्राय होता था, विधि एवं न्याय से अभिप्राय होता था और अंतर्राज्यीय संबंधों के सिद्धांत से अभिप्राय होता था। और जो काणे महोदय हैं वो भी महाभाष्य का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं जहां गायों और फसलों से भरपूर राज्य को अर्थवान कहा गया है, मतलब कि जहां गाय बहुत ज्यादा है और फसल भरपूर है वह राज्य अर्थवान है, मतलब धनवान है, और वह एक तरीके से राजनीति में संपूर्ण परिपक्व है। उसको संस्कृत में कहा गया अर्थवानियम देश उच्यते यास्मिन गावः सस्यानि च वर्तन्ते। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसी भाव की पुष्टि की गई है, अर्थ शब्द की व्याख्या करके की गई है, क्योंकि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है मूल रूप से राजनीति का ही शास्त्र है, ठीक। इसी तरीके से लिखा गया है, मतलब कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मनुष्यों की वृत्ति अर्थात आजीविका का अर्थ है
मनुष्यों से युक्त भूमि अर्थ है। मतलब मनुष्य की वृत्ति, ठीक है, वह भी आजीविका है और वह भी अर्थ है, और मनुष्य से युक्त भूमि, जो मनुष्य जिस पे काम कर रहा है, वह भी अर्थ है। अर्थात जहां मनुष्य का अस्तित्व है, जहां भौतिक संपन्नता है और जहां आजीविका है, जहां लोग कमा रहे हैं, वो सब क्या है, अर्थ है, और वो राजनीति से संबंधित है। क्लियर है। और मनुष्यों से युक्त भूमि जो है संपूर्ण समाज का प्रतीक है, तथा उस भूमि अथवा पृथ्वी के लाभ और पालन के उपाय बताने वाले शास्त्र को अर्थशास्त्र कहा गया है। ठीक है। केटी शाह ने अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञान माना है। उनके अनुसार अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है, ठीक है, जो किसी व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत हित और आनंद से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि यह संसार में प्रत्येक प्राणी अन्य प्राणियों के सहयोग से ही जीवित रहता है, इसके बारे में चर्चा करता है। इसलिए अर्थशास्त्र निश्चित रूप से एक सामाजिक विज्ञान है जो मनुष्य के दैनिक जीवन और वृत्ति को एक साथ संबद्ध करता है। ठीक है। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की परिभाषा से ज्ञात होता है कि अर्थशास्त्र के दो उद्देश्य थे। प्रथमतः शासक किस प्रकार अपने राज्य की रक्षा करे, राज्य की रक्षा का सीधा संबंध प्रशासन से होता है। ठीक है। और द्वितीयतः बात करें तो राज्य किस प्रकार प्राप्त और अथवा विकसित हो और संवर्धित हो, जिससे कि राजा को या राज्य को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। राज्य के लाभ का संबंध अंतरराज्यीय संबंधों अथवा सिद्धांतों से जुड़ा है। राज्य के अंतर प्रशासन और अंतरराज्यीय सिद्धांत, इन दोनों विषयों में राज्यों के संपूर्ण क्रियाकलाप संविष्ट हो जाते हैं। अर्थशास्त्र को राज्य के आंतरिक एवं बाह्य मामलों का विज्ञान कहा जा सकता है। ठीक है। क्लियर है। मेरी बातों को आप लोग समझे या नहीं समझे। सामान्यतः धर्मयुक्त व्यवहार किए जाने का विधान किया गया है, और पर अभी कभी कभी होता है ना कि कुछ व्यक्ति दुष्ट निकल जाते हैं, और दुष्ट, अनैतिक और क्रूर लोगों से सरल अथवा धर्म युक्त व्यवहार नहीं किया जा सकता। अतः ऐसे व्यक्तियों के प्रति धर्म विरुद्ध व्यवहार अधार्मिक नहीं होता है। और कौटिल्य ने तो कोष वृद्धि के लिए देवालयों की संपत्ति को स्वाधिकार में ले लेने का विधान किया है। कौटिल्य कहते हैं कि अगर आपको या राजा को अगर राज्य की वृद्धि करनी है, राजा के कोष की वृद्धि करनी है, तो देवालय, मंदिर वगैरह की संपत्ति को खुद अधिकार कर लीजिए और उनसे पैसे इकट्ठे करके राज्य में वितरित कीजिए, और आपातकालीन समय में हो सके तो प्रजा की मदद कीजिए। आपातकाल धर्म वस्तुतः धर्मशास्त्रीय परंपरा के विरुद्ध है और अर्थशास्त्रीय प्रवृत्ति के अनुरूप है। धर्मशास्त्रीय परंपरा के विरुद्ध है लेकिन अर्थशास्त्र के अनुरूप है। राजनीति में आप धर्म अपरिहार्य है। क्लियर है। अब नीति की चर्चा करते हैं। राजनीति शास्त्र का एक नाम नीति शास्त्र भी है, और इसका अभिप्राय वह शास्त्र है जो नीति से संबद्ध हो। नीति शब्द की व्याख्या अपेक्षित नीति का समान अर्थ है वे कार्यक्रम जिनका कार्यान्वयन होना हो, मतलब जिनको करना हो। इस अर्थ में नीति को नियम कह सकते हैं। महाभारत में उल्लेखित है कि जिस माध्यम से लोग न्याय उचित मार्ग पर चल सकते हैं वही नीति शास्त्र है, और इसीलिए श्री गाणे का भी मानना है कि नए शब्द नीति से संबंधित है। ठीक है। नए शब्द नीतियों संख श्रृंखला रूप है। नए अर्थात उत्तम मार्ग नीति, अनय अर्थात अनुचित नीति। ठीक है। राजतंत्र के साथ नीति शब्द जोड़ने का अभिप्राय है कि वे संसाधन जिनके माध्यम से जन समुदाय मतलब सामान्य लोग अनुचित मार्ग पर न जाए और उचित मार्ग पर जाए, ऐसे नीति नियमों का निर्माण किया जाए जिससे प्रजा का कल्याण हो। नीति का अर्थ अन्य परिप्रेक्ष्य में भी है जो कि दंड नीति के अर्थ में है। ठीक है। एक तो है कि नीति शास्त्र जो कि नीति की चर्चा करता है, एक है दंड नीति, मतलब अर्थात वह नीति जिसमें कि जन मतलब लोग आतताई हो जाए, मतलब पथभ्रष्ट हो जाए, तो उसके लिए कुछ ऐसे दंड विधान तैयार किए जाए, ऐसे नीति नियम तैयार किए जाए जिसके माध्यम से वो सही जगह पर आ सके। महाभारत में उल्लेख है कि ब्रह्मा ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पर आधारित 1,00,000 अध्यायों वाला एक महान ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ के नीति मतलब शासन शास्त्र नामक भाग को विशालाक्ष ने संक्षिप्त करके 10 सहस्त्र अध्यायों में लिखा, जिसे वैशालाक्ष नीति की संज्ञा दी गई है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक कार्यकलापों और सिद्धांतों के लिए दंड नीति शब्द का प्रचलन रहा है। ठीक है। दंड से भी प्राय राज्य व्यवस्था से है, और दंड के माध्यम से संपूर्ण संसार उत्तम मार्ग पर लाया जा सकता है, अथवा जो शास्त्र न्याय व्यवस्था को स्थापित करने की कोशिश करता है वही दंड व्यवस्था है, और इस व्यवस्था से संबंधित योजनाएं और नीतियां प्रारूप तैयार की जाती है, और वे दंड व्यवस्था के साथ संबंध होकर दंड नीति का रूप ले लेती हैं। ठीक है। क्लियर है। मेरे ख्याल से अब आप लोग इन सभी बातों को समझ गए होंगे, और आपसे पूछा जाए नीति क्या है तो आप लोग मेरे ख्याल से जवाब दे सकते हैं। उसके बाद धर्म पूछा जाए
तो मेरे ख्याल से आप लोग अब आप धर्म का भी जवाब दे सकते हैं। अर्थ पूछा जाए तो मेरे ख्याल से आप लोग अर्थ का भी जवाब अब दे सकते हैं। ठीक है, ये वाला चैप्टर जो है ये अब समाप्त होता है। अब हम लोग अगले चैप्टर में चलते हैं, देखते हैं कि अगले चैप्टर में क्या हमें डिस्कस करना है। अब है वैदिक राजनैतिक चिंतक। मैंने जैसा कि आप लोगों को पहले भी बताया है कि इस पुस्तक में अधिकतर बातें वैसी लिखी गई हैं जो कि वैदिक काल से संबंधित है और प्राचीन भारत से संबंधित है और वैदिक राजनैतिक चिंतन से संबंधित है, मूल रूपेण वेद वगैरह से संबंधित है। ठीक है, तो वैसे तो मूल रूप से जो मुख्यतः वैदिक राजनैतिक चिंतक थे उनमें मनु हो गए, कौटिल्य हो गए, शुक्राचार्य हो गए, कामंदक हो गए और सोमदेव सूरी हो गए। तो इन सभी की चर्चा जो है हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मनु की। तो देखिए, विद्वानों का मत है कि मनुस्मृति के लेखक मनु हैं। ठीक है, मानव समाज को मानवता का सार बताने वाले प्रथम विचारक मनु ही थे। ठीक है, और सामाजिक जीवन के नियमों का निर्माण करने वाले भी प्रथम विधि वेत्ता मनु ही थे। इनके द्वारा निर्मित जो नियम एवं सिद्धांत है जो बाद के धर्मशास्त्रीय ग्रंथ में है जो लिखे गए, उसमें इनके किताबों से जो नियम है उन सभी को उठा करके लिया गया है। मनु कौन थे यह कहना कठिन है। ठीक है, इसके बारे में कोई स्पष्ट लेखन अभी तक हमें मिला नहीं है। विद्वानों का मानना है कि जिस प्रकार उपनिषदकारों और दर्शन ग्रंथों के रचयिताओं के विषय में हमें स्पष्ट जानकारी नहीं है, उसी प्रकार हमें मनु के विषय में भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। मनुस्मृति के रचनाकार के अतिरिक्त भी मनु का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में लिखा गया है, मनुवैर व स्वतो राज्येत्याह तस्य मनुष्याः विशः। मनु वैवस्वतः राजा है और मनुष्य उसके प्रजा है। मतलब मनु स्वयं राजा है और मनुष्य जो है उसके प्रजा है। मेघातिथि ने अपने भाष्य में लिखा है कि मनु पुरुष विशेष है जो वेदों और वैदिक शाखाओं के ज्ञाता है। ठीक है, उस समय वेद का चलन था, वैदिक शाखाओं का चलन था, वेदांगों का चलन था, तो उसके ज्ञाता है तथा विभिन्न शाखाओं का अध्ययन कर अनुष्ठानों को संपन्न करने वाला तथा स्मृति परंपरा का निर्माण करने वाला ही मनु है और उनकी लिखी हुई पुस्तक मनुस्मृति है। वस्तुतः ऋग्वैदिक काल से ही मनु को उद्धृत किया गया है। ऋग्वेद के अनुसार मनु मानव जाति के आदि पिता है, मतलब उन्होंने ही शुरुआत की है मनुष्य की। ठीक है, ये ब्रह्मा के मानस पुत्रों की परंपरा में आते हैं। ऋग्वेद की एक स्तुति में यह प्रार्थना की गई है कि हम मानव मनु के मार्ग से च्युत न हो जाए, मतलब मनु के मार्ग से अलग ना हो जाए। और तैत्तिरीय संहिता जो कि एक धार्मिक ग्रंथ है उसमें भी कहा गया है कि यद्वै किंग च मनुर वदतो तदह भेषजम, मतलब कि जो भी मनु के द्वारा कहा गया है हम उसी के रास्तों पर चले। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आपस्तंभ, गौतम, वशिष्ठ जैसे धर्म सूत्रकारों ने भी मनु का उल्लेख किया है और महाभारत में भी विविध मनुओं का उल्लेख प्राप्त होता है। महाभारत में मनु को राजनीतिक शास्त्र का प्रणेता कहा गया है। शांति पर्व में मनु को स्वयंभुव और प्राचेतसु मनु कहा गया है। स्वयंभुव मनु और प्राचेतसु मनु की भिन्नताएं शास्त्र के आधार पर हैं, अर्थात स्वयंभुव मनु धर्मशास्त्रकार और प्राचेतस मनु अर्थशास्त्र परंपरा के थे। मतलब कुछ लोग इनको कहते थे कि ये धर्मशास्त्रकार थे और कुछ कहते हैं कि भाई ये अर्थशास्त्र परंपरा के अर्थशास्त्रकार थे। कौटिल्य प्राय प्राचेतस मनु का ही उल्लेख करते हैं, मतलब वो कहते थे कि मनु जो है वो कौन थे, तो अर्थशास्त्र परंपरा के अर्थशास्त्रकार थे। और नारद स्मृति के अनुसार मनु ने एक धर्मशास्त्र लिखा था और उसे नारद को अध्ययन करवाया। तदंतर मार्कंडे, सुमति, भार्गव आदि ने भी इसका अध्ययन किया। ठीक है, क्लियर है मेरी बातों को, आप लोग समझ गए होंगे। और मानव धर्मशास्त्र के रूप में प्रस्तुत किया और उसी का संशोधित रूप वर्तमान में मनुस्मृति के रूप में सामने आया। वर्तमान काल में मनु को मनुस्मृति के रचनाकार के रूप में जाना जाता है। मनु द्वारा प्रोक्त धर्मों के संग्रह को मनुस्मृति कहा जाता है। मनुस्मृति को प्रमाणिक ग्रंथ के रूप में जाना जाता है और मनुस्मृति वस्तुतः विशुद्ध रूप से राजनीतिक ग्रंथ नहीं अपितु प्राचीन समाज का एक शास्त्र है जिसमें समाज में उपस्थित सभी संस्थाओं के लिए नियमों का निर्धारण व प्रतिपादन किया गया है और उन्हीं संस्थाओं में राजनीति एक अनन्यतम संस्था है। मनुस्मृति में समाज की इस महत्वपूर्ण संस्था के विषय में 7 अध्याय में विस्तृत वर्णन मिलते हैं। राजधर्म का वर्णन, राजा की प्रशंसा, राजद्वेष की निंदा,
दंड विधान, दंड की प्रशंसा, अदंडित व्यक्ति को दंड देने की निंदा, राजा की शिक्षा, मंत्री परिषद का गठन, कर्मचारियों का उचित विभाग, युद्ध नियम, चतुर्विध उपाय, 12 राजाओं की मंडल योजना, 60 गुण्य कर व्यवस्था, ऋण दान आदि राजनीतिक विषयों का विस्तृत वर्णन किया गया है मनु के द्वारा मनुस्मृति में। ठीक है, मनुस्मृति के 7वें अध्याय में राजधर्म एवं दंड के महत्व का विस्तार से वर्णन भी हमें मिलता है। राजा की उत्पत्ति, राजा के कर्तव्य, राजा के सप्तांग, कर व्यवस्था, युद्ध, अंतरराष्ट्रीय संबंधों आदि की भी विस्तार पूर्वक चर्चा मनु के 7वें अध्याय में की गई है। वस्तुतः मनुस्मृति के 7वें अध्याय का वर्ण विषय है राजधर्म। जो प्रजा का शासक है वह प्रजा के हित में क्या कार्य करे उसका निरूपण राजधर्म के अंतर्गत किया गया है। और मनुस्मृति के अनुसार राजा का प्रमुख दायित्व होता है अपने राज्य क्षेत्र की सुव्यवस्था एवं सुरक्षा और प्रजा की संवर्धन एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करना। राजा शक्तिशाली है, सभी प्राणियों में सर्वाधिक तेज है और देवी शक्तियों से संपन्न है, अतः राजा के आदेश का पालन भी अनिवार्य है। और मनुस्मृति में ही दंड का भी थोड़ा थोड़ा निरूपण किया गया है। दंड से अभिप्रेत है कि मतलब दंड से अभिप्राय है कि वह साधन जिसके माध्यम से राजा राज्य का संचालन कर सके और गलत व्यक्ति को सही रास्ते पर ला सके। ठीक है, इसके साथ ही मनुस्मृति में राज्य के संगठनात्मक रूप को सप्तांग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, बल एवं मित्र को राज्य के महत्वपूर्ण अंगों के रूप में निरूपित किया गया है। ठीक है, मेरे ख्याल से अब आप लोग इन सभी बातों को समझ गए। यद्यपि मनु विशुद्ध रूप से राजनीतिक चिंतक न रहे हो, क्योंकि इनके बारे में हमें कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन उन्होंने राजनीति के ऐसे ऐसे सिद्धांत दिए जो उन्हें प्राचीन राजनीतिक चिंतकों की श्रेणी में महत्वपूर्ण स्थान पर स्थापित करने में मदद करता है। ठीक है, प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारों का अध्ययन करते समय मनु की दंड विषय विवेचना और अंतरराज्यीय संबंधों का वर्णन बहुत महत्वपूर्ण होता है राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, तो मेरी बातों को आप लोग समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, कौटिल्य की चर्चा करते हैं। कौटिल्य कौन था? तो भाई कौटिल्य जो है अर्थशास्त्र के लेखक थे। ठीक है, और कौटिल्य को चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। और ये जो है आपको कुल मिलाकर के क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे और चंद्रगुप्त मौर्य के शायद मंत्री थे, या चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पर बैठाने में इन्होंने ही सबसे बड़ा योगदान अपना दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है तो उसमें जो है ना बहुत सारी बातें जो हैं वो राजा के शासन से संबंधित लिखी गई है। ठीक है, कौटिल्य अथवा चाणक्य अथवा विष्णुगुप्त अर्थशास्त्र के रचयिता माने जाते हैं, इसके बारे में मैंने बता दिया। कामंडक ने अपने ग्रंथ नीति शास्त्र में भी कौटिल्य का नाम उल्लेख किया है और कौटिल्य को अपना गुरु माना है कामंडक ने। और इसके अतिरिक्त अन्य विभिन्न ग्रंथों में कौटिल्य और चाणक्य का उल्लेख किया गया है, जैसे कि बाणभट्ट विरचित जो कादंबरी लिखी थी बाणभट्ट ने, उसमें भी कौटिल्य का उल्लेख है। उसके बाद 10 कुमार चरित में भी कौटिल्य का उल्लेख है, जैसे कामंडक ने अपने ग्रंथ नीति शास्त्र में किया। तो कौटिल्य वस्तुतः एक महान कूटनीतिक राजनीतिक चिंतक था और इसका काल जो है वह 300 से 400 ईसा पूर्व का काल माना जाता है और इनका कार्यस्थल मगध साम्राज्य माना जाता है, जैसे मगध महाजनपद में। और इनके पिता माना जाता है कि इसके पिता का नाम चणक था, इसके वजह से इनको चाणक्य के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनकी नीतियां कुटिल थी, मतलब बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि के व्यक्ति थे और कुटल गोत्र से संबद्ध होने के कारण भी इन्हें कौटिल्य कहा गया और इनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। और कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखे, इसके प्रथम अधिकरण में कौटिल्य को अर्थशास्त्र का प्रणेता तथा द्वितीय अध्याय में शासन विधि का निर्माता कहा गया है। ठीक है, अर्थशास्त्र के संदर्भों से यह भी संकेत मिलता है कि इन्होंने अपनी नीतियों से नंद वंश का समूल नाश कर चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने की कोशिश की और राजा बनाया भी। कौटिल्य के जीवन के विषय में भी कोई बहुत ज्यादा जानकारी हमें नहीं है, परंतु वर्तमान में उपलब्ध कौटिल्य अर्थशास्त्र कौटिल्य की कृति मानी जाती है और कौटिल्य अर्थशास्त्र भारतीय राजनीति का एक आधार स्तंभ है। और यह ग्रंथ कुल मिलाकर के 15 अधिकरणों में विभक्त है, 15 भागों में। ठीक है, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है प्राचीन भारतीय राजनीति का प्रमुख ग्रंथ है और इसमें कई विषयों पर चर्चा की गई है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र एक आदर्श व्यवस्था को प्रस्तुत न करके एक व्यवहारिक विधानों की व्याख्या करता है, जिसके माध्यम से राजा और उसके सहयोगी के द्वारा
जो किया जा सकता है वो करे और उसी की विवेचना की गई है ताकि इस जो प्रजा है वो सही से रहे। और आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। प्रथम अधिकरण जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र का वो है विनयाधिकारिक। ठीक है, इस अधिकरण में राजा के सामान्य व्यवहारों की चर्चा की गई है। द्वितीय अधिकरण है अध्यक्ष प्रचार। इसमें मुख्य रूप से प्रशासन के 3 विभागों और उनके अध्यक्षों से संबंधित विधि विधानों की चर्चा की गई है। धर्मस्थीय नाम से तृतीय अधिकरण है, जिसमें राज्य की अंतः सुरक्षा हेतु विधि एवं विधान की व्यवस्था की गई है। चतुर्थ अधिकरण का नाम है कंटक शोधन। ठीक है, जिसमें भ्रष्टाचारियों, भ्रष्ट अधिकारियों, लोभी व्यापारियों तथा अन्य उत्पीड़कों को नियंत्रित करने के विधि विधान लिखे गए हैं। पंचम अधिकरण योगवृत्त है और इसमें राज्य के आंतरिक शासन संबंधी विषय का उल्लेख है। जो छठा अधिकरण है उसे हम मंडल योनि कहते हैं। इसमें राज्य की सप्त प्रकृतियों का उल्लेख है तथा इसी अधिकरण से अंतरराज्यीय संबंधों की विवेचना भी प्रारंभ होती है। इसमें मंडल सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया गया है। सातवें अधिकरण की बात करें तो इसमें संधि, विग्रह, ज्ञान, आसन, संश्रय और द्वैधी भाव आदि का वर्णन है, जो कि एक राज्य के पर राज्य से संबंध को स्थापित करता है। मतलब राजा का दूसरे राज्य से कैसा संबंध हो, इसकी चर्चा है। और इस अध्याय का नाम है साडगुण्य। ठीक है, जो ये 7वां अधिकरण है। 8वां अधिकरण है, इसका नाम है व्यसनाधिकारिक। ठीक है, सप्त प्रकृतियों में के व्यसनों और उनके नियंत्रण का वर्णन यहाँ है। और 9वां अधिकरण है अभियास्त कर्म। ठीक है, जिसमें सैन्य संगठन के नियम का उल्लेख है। और सांग्रामिक नाम से 10वां अधिकरण है, जिसमें युद्ध का वर्णन है। और 11वें अधिकरण में संघ वृत्त में संघ राज्यों से व्यवहार का उल्लेख है। ठीक है, और आबलियस नाम से 12वां अधिकरण है, जिसमें दूत कर्म आदि का वर्णन है। शत्रु के दुर्गों पर आक्रमण कैसे किया जाए। ठीक है, और यही जो शत्रु के दुर्ग पर, मतलब शत्रु के दुर्ग मतलब होता है किला पर आक्रमण कैसे किया जाए, तो उसमें उसके नाम से भी एक अध्याय है, 13वां अध्याय, जिसको कहा गया है दुर्गलभोपाय। ठीक है, क्लियर है। और औपनिषदिक नाम से 14वां अधिकरण है, जिसमें औषधि एवं मंत्रों की चर्चा की गई है। और 15वें अधिकरण में विभिन्न युक्तियों का वर्णन है। और इस ग्रंथ की मूल प्रकृति राजनीतिक है और इसके साथ ही आर्थिक सिद्धांत, आचार नियम, समाजशास्त्र, अपराध शास्त्र, गुप्तचर व्यवस्था, युद्ध नीति, विधि एवं न्याय व्यवस्था, समाजशास्त्र, अपराध शास्त्र इत्यादि की चर्चा की गई है। ठीक है, अर्थशास्त्र के वर्ण को मूल रूप से 3 मुख्य मार्गों में विभाजित किया जा सकता है। राजसत्व का नियम या राजत्व का नियम, जिसे हम राजर्षि वृत्तम कहते हैं, राजा के क्रियाकलाप, प्रशासनिक एवं वैधानिक सिद्धांत, और तीसरा युद्ध एवं कूटनीतिक सिद्धांत, अंतरराज्यीय सिद्धांत। मेरे ख्याल से आप लोग इन सभी बातों को समझ गए होंगे। थोड़ा समय दीजिए मुझे। ठीक है, मैं बहुत बोल चुका हूँ। 1 मिनट थोड़ा रुक जाइए, मैं एक बार फोन चेक कर लेता हूँ कितना टाइम हुआ है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, शुक्राचार्य की चर्चा करते हैं। तो शुक्राचार्य, जिन्हें गुरु शुक्र के नाम से जाना जाता है, इन्होंने शुक्र नीति लिखी। ठीक है, भारत में वस्तुतः अर्थशास्त्रीय परंपरा के प्रणेता शुक्राचार्य को ही माना जाता है। और ऐतिहासिक तथ्यों के अभाव में यद्यपि शुक्राचार्य के निश्चित कालक्रम की कोई जानकारी नहीं है, तद्यपि ये कौटिल्य से भी पहले के माने जाते हैं, क्योंकि कौटिल्य ने अपने ग्रंथ के प्रारंभ में बृहस्पति और शुक्राचार्य को नमस्कार किया है। मतलब इसका मतलब है कि अर्थशास्त्र परंपरा के संस्थापक जो हैं वो यही है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उष्णा के सिद्धांतों का उल्लेख है और उष्णा को ही शुक्राचार्य माना गया है। उष्णस्य अर्थशास्त्र का उल्लेख भी प्राप्त होता है और शुक्र नीति का भी। शुक्र नीति मूलतः शासक और प्रजा के कल्याण के निर्मित लिखी गई है। संस्कृत साहित्य में नीति वर्णन परक ग्रंथों की परंपरा में शुक्र नीति एक ग्रंथ है, जिसमें सूत्रात्मक पद्धति से जीवन को सुखमय बनाने के लिए उपयोगी विषयों का वर्णन है। शुक्र नीति 4 अध्यायों में विभक्त है। प्रथम और द्वितीय अध्याय राजा के कर्तव्य, युवराज के गुण इत्यादि का उल्लेख करता है। तृतीय अध्याय में राजा एवं प्रजा के सामान्य नीति धर्म का वर्णन है। चतुर्थ अध्याय, जो कि खिल अध्याय नाम से जाना जाता है, इसमें विविध प्रकार के विषय जैसे राजा के मित्र, सम और शत्रु राजाओं का वर्णन किया गया है। राजा के आय, राज्य के क्षेत्र, समान धर्म कर्म, कृषि, कूप निर्माण, देवालय निर्माण, विधि और न्याय व्यवस्था, दुर्ग निर्माण और सैन्य बल इत्यादि का वर्णन किया गया है। शुक्र नीति मुख्यतः राजनीति का प्रख्यापक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। राजा, राज्य और प्रजा, इस ग्रंथ में 3 प्रमुख तत्व हैं।
ठीक है। आचार्य शुक्र ने न केवल विशुद्ध राजनीतिक पक्ष का ही विधान नहीं किया है परंतु राजनीति के व्यवहारिक पक्ष को भी प्रस्तुत किया है। आगे बढ़ते हैं, आगे कामंदक की बात करते हैं। तो एक है एन डी हक्सर, एक रक्षा विशेषज्ञ है। इन्होंने एक भारतीय रक्षा पत्रिका में कौटिल्य की विदेश नीति एवं रक्षा नीति पर अनेक शोध प्रकाशित किए। उनका मानना है कि कौटिल्य के पश्चात 1000 वर्षों के कालखंड में 13 अन्य राजनीतिक ग्रंथ अस्तित्व में आए जो कि वस्तुतः मूल रूप से कौटिल्य के अर्थशास्त्र से प्रभावित थे और प्राचीन भारतीय राजनीति के संदर्भ में इन ग्रंथों एवं रचयिताओं का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इन्हीं में एक है कामंदक, और इन्हीं कामंदक ने जो ग्रंथ लिखा जिसका नाम है नीति शास्त्र। तो कामंदक जो है मौर्यकालीन इतिहासकार हैं, ठीक है, और प्राचीन भारतीय राजनीति के अन्यतम विचारक हैं जो कौटिल्य के कई वर्ष पश्चात भारतीय राजनीति के पटल पर उद्भूत हुए और कौटिल्य के ही समान राजनीतिक सिद्धांतों का प्रस्तुतिकरण किया। D.R. भंडारकर का भी मानना है कि कामंदक 300 ईस्वी काल के हैं। चार्ल्स ड्रेकमियर के अनुसार ये 4वीं-5वीं शताब्दी के। उनका मानना है कि कामंदक चंद्रगुप्त द्वितीय के मंत्री रहे हैं अथवा राजनीति की सक्रिय भागीदारी से मुक्त एक बुद्धिजीवी थे। और उपिंदर सिंह की पुस्तक है, उन्होंने नीति शास्त्र को 500 से 700 ईस्वी सन का माना है और कृष्णेंदु ने इसका रचना काल 700 से 750 ईस्वी माना है। खैर ये सब पॉइंट वगैरह डिस्कशन करना ही है, नीति शास्त्र की मूल रूप से चर्चा करते हैं। विशुद्ध रूप से राजनीति पर आधारित इस ग्रंथ में इस ग्रंथ एक में 192 पद्य हैं जो कि 32 प्रकरणों में निबद्ध है और ये अधिकरण 20 अध्यायों में वर्गीकृत किए गए। इसमें इंद्र विजय, विद्या, वर्णाश्रम, दंडा व्यवस्था, सप्त प्रकृति, स्वामी और सेवकों के कर्तव्य, कंटक शोधन, राजपुत्र रक्षा, द्वादश मंडल, सांडगुण्य, मंत्रण, दूत, गुप्तचर प्रकृति, व्यसन, व्यूहर रचना, विजय यात्रा, स्कंधावार, उपाय, विकल्प सेना और उसके भेद, सेनापति आदि तत्वों का विस्तृत विवेचन किया गया है। कामंदक ने अपने ग्रंथ में स्वीकार किया है कि उनका यह ग्रंथ कौटिल्य के अर्थशास्त्र से प्रभावित है। वस्तुतः उन्होंने कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है उनके विचारों को परिवर्तित और शोधित करके अपने ग्रंथ नीति शास्त्र में प्रस्तुत किया है, ठीक है। कामंदक ने 4 उपायों के स्थान पर 7 उपायों का विधान किया है। इसी प्रकार अनेक राजमंडलों का निर्माण, शत्रु की संधि के विभिन्न भेदों का अपेक्षाकृत विस्तृत वर्णन किया है, ठीक है। मेरे ख्याल से अब आप लोग इन सभी बातों को समझ गए होंगे। अब है सोमदेव सूरी। संस्कृत साहित्य में यश अस्तिलक चंपू के रूप में अपना योगदान देने वाले सोमदेव सूरी ने भारतीय राजनीति में भी अपना योगदान दिया है। सोमदेव सूरी 10वीं शताब्दी के जैन साधु थे। इनके द्वारा रचित नीति वाक्यमृतम जैन राजनीतिक परंपरा का ग्रंथ है। ये दक्षिण भारतीय राजा कृष्णदेव राय के आश्रित कवि थे। राजाश्रय के फलस्वरूप ही राजनीतिक ज्ञान नीति वाक्यमृत के रूप में सामने आया। इन्होंने नीति वाक्यमृत पुस्तक लिखी, ठीक है। इसके रचयिता के विषय में स्पष्ट रूप से कोई उल्लेख नहीं है परंतु माना जाता है कि सोमदेव सूरी ने ही इसकी रचना की है। यश अस्तिल कचंपू के रचनाकार को ही नीति वाक्यमृत का रचनाकार कहा गया है और कुछ लोग सोमदेव सूरी को भी इसका रचनाकार मानते हैं। और भारतीय राज्य शास्त्रों में नीति वाक्यामृत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ में राजनीतिक सिद्धांतों को सरल एवं सुबोध रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें 32 समुद्देश हैं, जिसमें पुरुषार्थ, आणविक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दंड नीति, मंत्रिमंडल, पुरोहित, सेनापति, दूत, गुप्तचर, व्यसन, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना, मित्र, राजरक्षा, व्यवहार, विवाद, सांडगुण्य आदि का सूत्र शैली में वर्णन है। क्लियर है? मेरी बातों को आप लोग समझ गए होंगे। इस प्रकार ये चैप्टर भी समाप्त होता है, ठीक है। अब है प्राचीन भारतीय गणतंत्र व बौद्ध साहित्य दिग्घ निकाय महापरिनिब्बाण सुत्त अंगुत्तर निकाय, ठीक है। यह भी बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ की यहाँ पर चर्चा थोड़ी बहुत की गई है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात करते हैं कि यूनानी रोमन लेखकों ने भी प्राचीन भारतीय गणराज्यों के अस्तित्व को स्वीकार किया है, जिसके अनुसार सिकंदर के आक्रमण के समय पंजाब तथा सिंधु में कई गणराज्य थे जो राजतंत्रों में से भिन्न थे, ठीक है। सिकंदर को लौटते वक्त मालव, अम्बसष्ठ और क्षुद्रक प्रजातांत्रिक राज्य मिले थे। मुद्रा साक्ष्यों से भी गणराज्यों के ऊपर प्रकाश पड़ता है। मालव, अर्जुनायन, योधे जैसे गणराज्यों के प्राप्त सिक्कों पर राजा का उल्लेख न होकर गण का ही उल्लेख मिलता है। मेगस्थनीज ने लिखा है कि उसके समय में बहुत से भारतीय नगरों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में गणराज्य विद्यमान थे। वे इस अर्थ में राजतंत्रों से भिन्न थे, ठीक है।
अब है प्राचीन भारतीय गणतंत्र। अभी तक ऊपर में हम राजाओं से संबंधित चर्चा कर रहे थे, अब हम गणतंत्र की चर्चा करते हैं। वैदिक काल के अनंतर राजतंत्रात्मक व्यवस्था के अतिरिक्त राज्य के गणराज्य स्वरूप का प्रादुर्भाव होने लगा था। उत्तर वैदिक काल में पूर्ण राजतंत्रात्मक व्यवस्था का धीरे धीरे अवसान होने लगा, मतलब राजा का तंत्र धीरे धीरे खत्म होने लगा और शासन के का समानांतर प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक स्वरूप स्थापित होने लगा। केपी जायसवाल ने इस नूतन व्यवस्था को कम्युनल सेल्फ गवर्नमेंट, सामुदायिक स्वशासन के रूप में व्याख्यात किया है। यद्यपि उत्तर वैदिक काल के कुछ ग्रंथों तथा ऐत्रेय ब्राह्मण, तैत्रेय संहिता, यजुर्वेदीय ब्राह्मणों में कहीं कहीं गणराज्यों के सूक्ष्म संकेत मिलते हैं, कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत चर्चा है, परंतु प्रत्यक्ष रूप से गणराज्यों का प्रमुखतापूर्ण उल्लेख बौद्ध काल में उभर कर सामने आया। ठीक है, जब बौद्ध काल पनप रहा था और उस समय में जो पुस्तक लिखे गए उसमें पूर्ण रूपेण गणतंत्र की जो व्यवस्था है उसकी चर्चा की गई है और राजतंत्रात्मक व्यवस्था से इतर प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए गण और संघ जैसे नाम का प्रयोग हुआ। गण मतलब गणतंत्र, लोगों का तंत्र, संघ मतलब संघ तंत्र, मतलब संघ में कई लोग हैं और उनका प्रयोग हुआ। जैन साहित्य में गणरायणी का उल्लेख है, जिसका अभिप्राय है गणों का राज्य। गण का अर्थ है विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से दिया है। गण शब्द का अर्थ है गणना करना, संबंध, ठीक है, और गणराज्य का अर्थ हुआ संख्या का राज्य, ठीक, अर्थात किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं अपितु बहुसंख्यक लोगों द्वारा शासन। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि राज्य पर किसी एक राजा का स्वामित्व न होकर अपितु बहुसंख्यक युक्त व्यक्तियों का समूह स्वामी होकर राज्य का संचालन करेगा, जैसा कि अभी हमारे भारत देश में होता है या अन्य किसी भी देश में होता है। बौद्ध ग्रंथ महावग्ग के महापरिनिब्बाण सूत्र में बुद्ध को भिक्षुओं की संख्या के विषय में प्रश्न पूछा गया था। सभा में भिक्षुओं की संख्या गण के समान ही मतदान के माध्यम से निर्धारित की जाती थी। महावग्ग में ही गण पूरक का उल्लेख मिलता है, जिसका दायित्व यह सुनिश्चित करना था कि सभा में अपेक्षित संख्या में सदस्य उपस्थित है या नहीं। इस संदर्भ में गण का अर्थ है सभा अथवा संसद, ठीक है। कालांतर में गणराज्य का अर्थ सभा और सांसद द्वारा शासन हो गया, मतलब बाद में गणराज्य का अर्थ हो गया क्या, सभा द्वारा शासन करना, संसद द्वारा शासन करना या लोगों द्वारा शासन करना। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, आगे डिस्कस करते हैं, बौद्ध साहित्यों की चर्चा करते हैं। बौद्ध साहित्य की अगर हम चर्चा करें मित्रों, तो बौद्ध साहित्य सुत्त पिटक, महापरिनिब्बाण सूत्र, अंगुत्तर निकाय, ठीक है, त्रिपिटक के ग्रंथों का विभाजन। देखिए बौद्ध जो भी बौद्ध धर्म है उनको 3 पिटकों में संकलित किया गया है, जिसको त्रिपिटक कहा जाता है। 3 डाली समूह, ठीक है। सबसे पहला है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। तो विनय पिटक में शायद क्या कहते हैं कि कुछ जो है ना ये महर्षि बुद्ध के उपदेशों की चर्चा है। अभिधम्म पिटक में कुछ नीति निर्देशों की चर्चा है और सुत्त पिटक में महर्षि बुद्ध की चर्चा है, ठीक है। ऐसे करके मतलब सबको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है, सब एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। और विनय पिटक पुनः इतने भागों में विभाजित है, महावग्ग, चुल्लवग्ग, पाराजिक, पाचित्य परिवार। और सुत्त पिटक दिग्ग निकाय, मुज्जिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय, इन भागों में विभाजित है। उसके बाद अभिधम्म पिटक धम्म संगिनी, विभंग, धातु कथा और पुंग जल पन्नीति, कथावत्तु, यमक, पट्ठान, इन सभी में विभक्त है, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। और इसके नीचे इन सभी का पुनः से विभाजन हुआ है, ठीक है। इसको और अधिक अच्छे से पढ़ने के लिए खुद्दक पाठ, धम्मपाद, उसके बाद उदान, इतिवुत्तक, उसके बाद सुत्त निपात, विमान वत्थु, पेत वत्थु, थेर गाथा, थेरी गाथा, जातक कथाएं, जातक टेल्स के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे बहुत सारे विभाजन जो है ऐसे किए गए हैं विभिन्न बौद्ध ग्रंथों के, ठीक है। उसके बाद निर्देश, पटिसंभि, दामग, अपदान, बुद्धवंश, चर्या पिटक, इस ऐसे ही विभाजन किया गया है। सबसे पहले हम त्रिपिटक की बात करते हैं। तो संबोधि प्रांत्य अनंतर भगवान बुद्ध ने 45 वर्ष के सुदीर्घ काल में जो कुछ भी धर्म प्रवचन दिया था वह इतना विशाल, विस्तृत और बहुआयामी था कि स्थूल या सूक्ष्म रूप से कुछ विभाजन किए बिना उसके आदि अंत का छोर प्राप्त करना साधारण जिज्ञासु लोगों के लिए बहुत कठिन कार्य था। अतः भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के अनंतर
संगतिकारों ने सर्वप्रथम इस विशाल धर्म प्रवचन का एक सरल वर्गीकरण 3 भागों में किया, जिसे विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक कहा गया। मतलब महापरिनिर्वाण का मतलब हुआ जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई, उसके पश्चात उनके जो मतलब शिष्य वगैरह थे, तो उन लोगों ने भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए संपूर्ण प्रवचन को इकट्ठा किया और उनको 3 भागों में विभाजित करके लिख डाला, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है। और जो पहला विनय पिटक है, इसके कुल 5 ग्रंथ हैं। ठीक है। और इन सभी में भिक्षु संघ तथा भिक्षुणी संघ के लिए प्रोक्त छोटे बड़े सभी पालनीय नियम तथा धर्मानुशासन संग्रहित। मतलब विनय पिटक में जो बुद्ध भिक्षु भिक्षुणी थे उनके नीति नियम की चर्चा की गई है तथा जिस भाग में विद्वानों एवं साधारण समाज के लिए उपदेश संग्रहित किए गए हैं उसे सुत्त पिटक की संज्ञा दी गई है। मतलब विद्वान और साधारण समाज के लिए जो भी उपदेश भगवान बुद्ध ने दिए थे उन्हें सुत्त पिटक कहा गया तथा जिस भाग में केवल विद्वानों और साधकों द्वारा समझने योग्य गंभीर दार्शनिक सिद्धांतों की चर्चा की गई है उसे अभिधम्म पिटक की संज्ञा दी गई है। और यही तीनों पिटक आगे चलकर अनेक उपविभागों में विभक्त हो गए और इस समस्त प्रवचन संग्रह को त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। सुत्त पिटक मूल रूप से बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है और यह ग्रंथ त्रिपिटक के 3 भागों में से एक है। सुत्त पिटक में तर्क और संवादों के रूप में भगवान बुद्ध के सिद्धांतों का संग्रह है। ठीक है। और इनमें गद्य संवाद है, मुक्तक छंद है तथा छोटी छोटी प्राचीन कहानियां हैं। और ये सुत्त पिटक 5 निकायों या संग्रहों में विभक्त है और इस पिटक के 5 भाग जो है वो निकाय कहलाते हैं और निकाय का अर्थ है समूह। इन 5 भागों के में जो छोटे बड़े सुत्त संग्रहित हैं इसलिए वे निकाय के नाम से जाने जाते हैं। निकाय के लिए संगीति शब्द का भी प्रयोग कहीं कहीं होता है। ठीक है। आरंभ में जब त्रिपिटक को लिपिबद्ध नहीं किया गया था तो भिक्षु एक साथ सुत्तों का पारायण करते थे। तदनुसार उन्हें 5 संग्रह संगीति मतलब बाद में उसे 5 संग्रह संगीति कहा जाने लगा। बाद में निकाय शब्द का प्रचलन हुआ और संगीति शब्द का मतलब चलन कम हो गया। मतलब पहले संगीति का प्रयोग होता था लेकिन धीरे धीरे कर बाद में आगे चल के यह निकाय शब्द में परिणत हो गया। कई सुत्तों का एक बग्ग मतलब एक वर्ग होता था। ठीक है। और एक ही सुत्त के कई भाण भी होते थे। 8000 अक्षरों का भाणावार होता था। तदनुसार एक एक निकाय की अक्षर संख्या का भी निर्धारण हो सकता है। उदाहरण के लिए दीर्घ निकाय में 34 सूक्त है और भाणावार 64 है। इस प्रकार सारे दीर्घ निकाय में कुल इसमें आपको 5,12,000 अक्षर हैं। सुत्तों में भगवान और सारिपुत्र, मोदक, गल्यायण, आनंद जैसे उसके कतिपय शिष्यों के उपदेश संग्रहित है। शिष्यों के उपदेश भी भगवान द्वारा अनुमोदित है और प्रत्येक सूत्र की एक भूमिका है जिसका बड़ा ऐतिहासिक मत है। उसमें इन मतों का उल्लेख है कब किस स्थान पर किस व्यक्ति या किन व्यक्तियों को वह उपदेश दिया गया और श्रोताओं पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। अधिकतर सूत्र जो है वो गद्य में है, कुछ पद्य में है और कुछ गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक है। एक ही उपदेश कई सूत्रों में पाया गया है और कहीं संक्षेप में पाया गया है और कहीं विस्तार में पाया गया है। ठीक है। मतलब उनकी पुनरुक्तियां हुई है और उनके कहीं कहीं संक्षिप्तीकरण भी हुए हैं। क्लियर है। बुद्ध जीवनी, धर्म, दर्शन, इतिहास आदि सभी दृष्टियों से सुत्त पिटक त्रिपिटक का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। बुद्ध गया के वृक्ष के नीचे बुद्धत्व की प्राप्ति से लेकर कुशीनगर में महापरिनिर्वाण तक 45 वर्ष भगवान बुद्ध ने जो भी लोक सेवा की उसका विवरण हमें सुत्त पिटक में देखने को मिलता है। भगवान बुद्ध 45 वर्ष तक जीवित रहे। बौद्ध वृक्ष के नीचे गया में उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया और जो उनकी मृत्यु हुई महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुई, वहां तक में उन्होंने जो भी बातें जहां पर भी जो भी उपदेश दिए उन सभी को सुत्त पिटक में सम्मिलित किया गया है। ठीक है। और मध्य मंडल में किन किन महाजनपदों में उन्होंने भ्रमण किया, कैसे कैसे लोगों से मिले, किन किन लोगों की छोटी छोटी समस्याओं से लेकर बड़ी बड़ी समस्याओं के समाधान किए, उनका कैसे पथ प्रदर्शन किया, इन सभी की चर्चा हमें सुत्त पिटक में देखने को मिलती है। ठीक है। सुत्त पिटक का सबसे बड़ा महत्व भगवान द्वारा उपदिष्ट साधनों की पद्धति से है। वह सील, समाधि और प्रज्ञा रूपी तीनों शिक्षाओं में निहित है। क्लियर है। इतना डीप पढ़ाऊंगा तो आप लोग बौखला जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सुत्तों की मुख्य विषय वस्तु तथागत का धर्म और दर्शन ही है। ठीक है। लेकिन प्रकारांतर से और विषयों पर भी प्रकाश डाला जाता है। जटिल परिवारजक, आजीवक और निगंठ जैसे जो अन्य श्रमण और ब्राह्मण संप्रदाय हैं उस समय में प्रचलित थे, उनके मतवादों का भी वर्णन सुत्तों में किया गया है। वे संख्या में 62 हैं। यज्ञ और जातिवाद पर भी कई सुतंत्र हैं। ठीक है।
और भारत उस समय जब बौद्ध धर्म प्रफुल्लित हो रहा था, उस समय भारत मगध, कौशल, वज्जी जैसे कई गणराज्यों या राज्यों में विभाजित था। उनमें से कई में राजा सत्तात्मक शासन था तो कहीं गणतंत्रात्मक शासन था। जैसे कि वज्जी की बात करें तो शायद यहाँ पर वज्जी एक गणतंत्रात्मक शासन था। उनका आपसी संबंध कैसा था, इन सभी का उल्लेख भी हमें इन पिटकों में देखने को मिलता है। ठीक है, वहां पर रहन सहन कैसा था, आचार विचार कैसे थे, भोजन कैसा था, उद्योग धंधा, शिक्षा दीक्षा, इन सभी की चर्चा हमें सुत्त पिटक के अंदर देखने को मिलती है। सुत्त पिटक का महत्व न केवल धर्म और दर्शन की दृष्टि से है, अपितु बुद्धकालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक और भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से भी है। ठीक है, इन सुत्तों में उपलब्ध सामग्री का अध्ययन करके विद्वानों ने निबंध लिखकर अनेक पहलुओं पर प्रकाश डाला है। और सुत्त पिटक के 5 निकाय जो हैं वो है दिग्घ निकाय, मुज्जिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। ठीक है, और जो दिग्घ निकाय है वो कुल 3 वर्गों में फिर से विभक्त है, सिलक वग्घ, महावग्घ और पथिका वग्घ। ठीक है, पहले वग्घ में 13 सूक्त है, दूसरे में 10 है और तीसरे में 11। इस प्रकार इस निकाय में कुल 34 सूक्त है। ठीक है, और पहले वाग का मुख्य विषय सील है और इसलिए इसका नाम सील वक क्या है भाई, सिलखंग वग रखा गया है। दूसरे वग में महापरिनिर्वाण की चर्चा है, महासती पिठान जैसे बड़े बड़े सूक्त संग्रहित हैं, इसलिए इसका नाम महावग्ग रखा गया। तीसरे वग्ग का नाम उसके पहले सूक्त के अनुसार ही हुआ है। ठीक है, क्लियर है। भगवान बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग का उपदेश दिया है। यह अष्टांगिक मार्ग है, मतलब हमें मध्य मार्ग को अपनाना चाहिए, ज्यादा हिंसा वगैरह नहीं करना चाहिए। इन्हीं सब बातों की चर्चा की गई है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये सब डिस्कशन करने के लायक नहीं है। महापरिनिर्वाण सूक्त, इसमें जो है बुद्ध का जन्म गणराज्यों के काल में हुआ था। उनके आसपास संघ राज्य थे और उन्हीं के मध्य बुद्ध बड़े हुए थे, अतः उन्होंने अपने अनुयायियों के संगठन का नाम भिक्खु अर्थात संघ रखा था। वस्तुतः धार्मिक संघ राजनीतिक संघ से ही प्रेरित था। ठीक है, इसका सर्वाधिक उत्तम उदाहरण बौद्ध ग्रंथ दिग्घ निकाय के महापरिनिर्वाण सूक्त में प्राप्त होता है। ठीक है, दिग्घ निकाय के 3 प्रमुख वर्ग हैं। प्रथम सील स्कंध वर्ग, यह वर्ग दीर्घ निकाय का प्रथम वर्ग है। इसमें 13 सूक्त हैं, प्रायः गद्य में लिखित है। उसके बाद है दूसरा जो है वो है महावर्ग जिसमें 10 सूक्त है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद यह त्रिपिटक का सबसे लंबा सूक्त है। ठीक है, हाँ क्लियर है। ठीक है, ठीक है। वज्जियों के विरुद्ध अजात शत्रु हानि से बचने के उपाय, बुद्ध की अंतिम यात्रा, बुद्ध के प्रति सारीपुत्र का उद्गार, पाटलिपुत्र का निर्माण, धर्म आदर्श, अम्बपालो, गणिका का भोजन, सख्त बीमारी, इन सभी की चर्चा जो है वो हमें इन सब में देखने को मिलती है। किसमें देखने को मिलती है? तो दिग्घ निकाय के 3 प्रमुख वर्गों में। उसके बाद अंगुत्तर निकाय महत्वपूर्ण ग्रंथ है और सुत्त पिटक के 5 निकायों में से यह चौथा निकाय है। ठीक है, अंगुत्तर निकाय में 11 निपात हैं, 11 अध्याय हैं जो कि क्रम में भगवान बुद्ध के उपदेश को संग्रहित करते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये सब तो भाई क्या ही बताएं, बेकार की बातें लिखी हुई है। इस तरह से ये समाप्त होता है, इसको यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, जितना बताना था बता दिए और आगे चलते हैं अगले चैप्टर की ओर। सारा बताऊंगा तो वीडियो इतना लंबा हो जाएगा, आप लोग परेशान हो जाएंगे। राजनीतिक चिंतन के स्रोत, चलिए इसको मैं एकदम शॉर्टकट में बता देता हूं। यहीं से मैं सारी बातों को समझा दूंगा, आप लोग यहीं से सारी बातों को समझ जाएंगे। देखिए, राजनीतिक चिंतन की अगर बात करें हम तो 2 स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत जो अगर हम बात करें तो पुरातात्विक स्रोत हमें कैसे प्राप्त होते हैं? तो जो चिंतन हमें खुद पुरातात्विक स्रोत के 2 भाग हैं कुल मिलाकर के। आपको क्या कहते हैं, खुदाई से प्राप्त होते हैं कुछ चीजें, हमें खुदाई से कुछ पुस्तक वगैरह मिल गए, और खोज से प्राप्त होती हैं। ठीक है, कुछ मंदिर की दीवारों पर कुछ बातें लिखी गई हैं, उन सभी को पढ़ करके हम प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोतों की चर्चा लगा लेते हैं। साहित्यिक स्रोत की अगर हम बात करें तो वैदिक साहित्य बहुत महत्वपूर्ण है। वैदिक साहित्य के अंदर वेद है, वेदांग है, उपनिषद है, धर्मसूत्र है, स्मृतियां है, महाकाव्य वगैरह है। महाकाव्य में महाभारत आता है, रामायण आता है, पंचलक्षण, अर्थशास्त्र जिसकी भी चर्चा हमने की, नीति शास्त्र, नीति वाक्यामृत, इन सब की चर्चा हमने कर ली है। महाभारत रामायण छूट गया, इसकी चर्चा हम अभी कर लेंगे। यूनानी विचारकों इसके बाद है साहित्यिक स्रोत में बौद्ध और जैन साहित्य। बौद्ध साहित्य की चर्चा हमने कर ली। ठीक है, बौद्ध साहित्य में कैसे कैसे करके भारतीय राजनीतिक चिंतन का विवरण लिखा गया है वो सब हमने चर्चा कर ली। जैन साहित्य की चर्चा है नहीं आपकी पुस्तक में, तो उसको हम मारते हैं गोली। विदेशी वृत्तांत की बात करते हैं तो जब प्राचीन भारत
की बात करते हैं तो उस समय भी विदेशी लोग भारत आया करते थे। तो जैसे कि यूनानी लोग आते थे, चीनी लोग आते थे और मुस्लिम इतिहासकार भी यहाँ पर आते थे, क्योंकि जब मुस्लिम आक्रमणकारी आक्रमण करते थे तो वो अपने साथ इतिहासकार वगैरह लेकर के आते थे। तो इस तरीके से भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोत हमें प्राप्त होते हैं। मतलब कि कुल मिलाकर के साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत में लिखित स्रोत होते हैं, जैसे कि वैदिक साहित्य वगैरह से हमें भारतीय राजनीतिक चिंतन की जानकारी मिलती है, वेदांग से, उपनिषद से, धर्मसूत्र से, स्मृति से, महाकाव्य से, ठीक है। उसके बाद पुरातात्विक स्रोत में खुदाई करके हमें अगर कहीं से कुछ मिला तो हम उससे राजनीतिक चिंतन की जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। अगर कहीं कुछ मंदिर वगैरह की दीवारों पर कुछ लिखा हुआ मिला तो हम उससे भी राजनीतिक चिंतन की जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। साहित्यिक स्रोत में आ जाते हैं बौद्ध और जैन साहित्य भी, क्योंकि बौद्ध और जैन साहित्य भी उस समय की प्राचीन भारतीय राजनीति का अध्ययन हमें करके देते हैं। उसके बाद विदेशी वृत्तांत, विदेशी लोग जो भारत आए, जैसे फाहियान ह्वेनसांग वगैरह भारत आया था, इब्न बतूता भारत आया था, अलबरूनी भारत आया था, उन्होंने भी भारत की कई सारी बातें लिखी है अपनी पुस्तकों में, तो वो भी भारतीय राजनीतिक चिंतन का हमारे लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। तो मेरे ख्याल से आप लोग इन सभी बातों को समझ गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वैदिक साहित्य की बात करते हैं। तो वैदिक साहित्य में वेद है, ठीक है, और वेद सबसे पुराना माना जाता है, ठीक है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, और ऋग्वेद में राजा की उत्पत्ति का दैवी का सिद्धांत, राजा की उत्पत्ति, दैवी का सिद्धांत, और राजा का निर्वाचन, राजा का राज्याभिषेक, सभा समिति, इन सभी की चर्चा हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और प्राचीन भारतीय राजनीतिक अध्ययन के लिए सबसे बाद का जो वेद है वो अथर्ववेद है। वेद कुल मिला के 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेद के हुई अलग अलग भागों में बांटा गया है, मतलब वेद को ही ठीक ढंग से पढ़ने के लिए वेदांगों में बांटा गया है, ठीक है। और वेद जो है, वेदांग जो है वेदों के अंग है, ठीक है। उसके बाद उपनिषद भी जो है वो मतलब समय दर समय लिखे गए, जिसमें कि बहुत सारी चीजें लिखी गई है भारतीय इतिहास के बारे में, भारतीय ऐतिहासिक चिंतन के बारे में, ठीक है। उसके बाद आरण्यक जो जंगल में बैठ करके ऋषि मुनियों ने लिखा, वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण साहित्य है, जिसके माध्यम से हम भारतीय राजनीतिक चिंतन की जानकारी प्राप्त करते हैं। पुराण जो है वह भी जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुराण जो है अभी भी लिखे जा रहे हैं, और पुराण वस्तुतः बहुत पहले से भी लिखे जा रहे हैं। पुराण मूल रूप से क्या करते हैं, तो बहुत सारे राजाओं की वंशावली को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। हिंदू धर्म की चर्चा करते हैं पुराण, भारत में धर्म की कैसे पनपा इसकी चर्चा करते हैं पुराण, इतिहास की चर्चा करते हैं, भूगोल की चर्चा करते हैं। पुराणों में ही कहा गया है कि ब्रह्मांड जो है वो 3 वर्गों में विभाजित है, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और नीचे जो है पाताल लोक। और पुराणों में ही कहा गया है कि पृथ्वी चपटी है और उसमें 7 केंद्रीय मंडलक है, ठीक है। तो इन सभी की जो चर्चा है ना, ये वाला जो प्रॉपर चैप्टर है, इसकी चर्चा मैंने की है स्पेशली, ठीक है। आप लोग चाहें तो शिक्षा मैटर्स चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, 2 वीडियो डाले हैं, उनमें इन सभी बातों की चर्चा की गई है, आप लोग वहां से इसको देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रामायण की चर्चा करते हैं। रामायण संस्कृत भाषा का एक महत्वपूर्ण काव्य है, और यह विशाल महाकाव्य है, ठीक है। और आर्य संस्कृति और एवं आर्यकालीन समाज का सूक्ष्मतम विवरण सूक्ष्मतम विवरण हमें यहाँ देखने को मिलता है। और रामायण प्राचीन भारतीय समाज की चर्चा करता है, प्राचीन भारतीय राजनीति की चर्चा करता है, अर्थव्यवस्था, न्याय व्यवस्था को समझने का मुख्य स्रोत जो है वो रामायण है, ठीक है। क्लियर है। रामायण में राज्य, राष्ट्र और जनपद जैसे शब्द प्राप्त होते हैं, जो कि एक निश्चित सुनिर्धारित क्षेत्र की ओर संकेत करते हैं। क्लियर है। महाभारत की बात करते हैं, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति नो तत् क्वचित, अर्थात जो विषय इस ग्रंथ में वह संसार में अन्यत्र भी मिल जाएंगे, परंतु जिस विषय का उल्लेख महाभारत में नहीं किया गया है वो कहीं भी प्राप्त नहीं होता। महाभारत एक कोश ग्रंथ है जहां प्राचीन भारत के सर्वविध विषयों की जानकारी हमें प्राप्त होती है, ठीक है। और इसमें राजधर्म की चर्चा है, महाभारत में अन्य चीजें भी हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, अनुशासन, और फिर सभा पर्व कैसे होता है, उद्योग पर्व, विदुर नीति, ये सभी जो है चीजें हमें महाभारत में देखने को मिलती है। स्मृति में हमने मनुस्मृति की भी चर्चा की है, ठीक है। स्मृति क्या होती है, तो ये एक तरीके से स्मृति जो होती है ये मूल रूप से ऐसी पुस्तक होती है जो कि हमें सही मार्ग पर चलने के लिए सिखाती है, ठीक है। तो इसमें और कुछ बताने के लायक है नहीं। पंचलक्षण, मतलब ये पंचलक्षण जो है पुराण भी महाकाव्यों की कोटि में ही माने गए। पंचलक्षण पुराण है, पुराण की कोटि में है, ठीक है। और इनमें काफी उपदेशात्मक प्रकरण है, जिनमें राजा के अधिकार, कर्तव्य तथा अन्य संबंधों की, अन्य विषयों की चर्चा है। प्रमुख पुराण 18 हैं, ठीक है। और उनमें से जो कुछ प्रसिद्ध है, विष्णु पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, ये सब बहुत मतलब पुराने पुराण हैं, और गुप्त काल तक पूरे हो चुके थे, और इसमें ये गुप्त काल की वंशावलियां भी दी गई है। अर्थशास्त्र की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। जो अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिखा था उसी की चर्चा यहाँ पर है, ठीक है। और विशेष में क्या कुछ है वो तो नीति शास्त्र की भी चर्चा कर चुके हैं, नीति वाक्यामृत की भी चर्चा कर चुके हैं, बौद्ध साहित्य की भी चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद
दिग्ग निकाय, ये सब कर चुके हैं। जैन धर्म में जो पुस्तक लिखे जाते थे उनको आगम कहा जाता था, और जैन आगम के पद्यों को पढ़ करके हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। और जैन आचारांग सूत्र से हमें विभिन्न प्रकार के राज्यों का उल्लेख मिलता है। तथापि जैन धर्म के प्राकृत ग्रंथ में उपलब्ध सामग्री प्रारंभिक राज्य व्यवस्था विषयक आधुनिक पाठ्य पुस्तकों में कोई स्थान नहीं पा सकी, क्योंकि इसमें मतलब जो पुराने जो जैन धर्म के जो लेखन है वो मतलब अभी के पाठ में कोई स्थान नहीं पा सकी। उसके कुछ अन्य कारण रहे होंगे, हो सकता है कि कुछ डिटेल डिस्कशन ना हो, ठीक है। अब पुरातात्विक स्रोत की बात करते हैं तो ये सब में जैसे कि सिक्के हो गए, अभिलेख हो गए, तो ये सब पुरातात्विक स्रोत है जो कि खुदाई से प्राप्त होते हैं हमें, ठीक है। और इनके माध्यम से भी हम बहुत सारी बातों को जानते हैं, ठीक है। जैसे खुदाई से हमें सिक्के प्राप्त होते हैं, तो सिक्के पर मुहर वगैरह मिलती है, तो हमें उससे प्राचीन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का पता चलता है, प्राचीन भारतीय साम्राज्य का पता चलता है। अभिलेख की चर्चा करते हैं, जैसे शिलालेख, जैसे अशोक के शिलालेख भारत के ही नहीं अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान वगैरह में भी पाए गए हैं। तो उनमें जो बातें लिखी गई हैं उनको जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने में सफलता प्राप्त की। तो उस समय में जो राजा का शासन था, राजा का राजनीतिक व्यवस्था कैसा था, उन सभी की चर्चा जो है हम इस तरीके से प्राप्त करते हैं। तो वो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। पुरातात्विक स्रोत में दो बातें होती है, खुदाई और खोज, ठीक है। खुदाई में खोद करके जमीन को खोद करके बातों की जानकारी इकट्ठा की जाती है, और खोज करके मतलब मंदिर की दीवारों पर, मस्जिद की दीवारों पर या किसी अन्य इमारत की दीवारों पर, इन सभी चीजों से जानकारी इकट्ठा करके हमें भारतीय इतिहास लिखने में मदद मिलती है और भारतीय राजनीतिक चिंतन की जानकारी मिलती है, ठीक है। क्लियर है, और इसमें बताने लायक कुछ भी नहीं है, ठीक है। सरकारी प्रशस्ति और सरकारी अभिलेख, उसके बाद शिलालेख, स्तंभ लेख, गुफा लेख, यही सब इन्हीं सब चीजों के माध्यम से हम जो है क्या करते हैं, तो प्राचीन भारतीय इतिहास और के राजनीतिक चिंतन की जानकारी प्राप्त करते हैं। सिक्के की बात करते हैं तो सिक्के भी जो हैं आहत सिक्के होते हैं, जो कि मतलब सिंबल वगैरह सिक्कों पर ढाए जाते थे, बनाए जाते थे। तो उसके माध्यम से भी हम क्या करते हैं, तो कुछ जानकारियां इकट्ठा कर पाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये सब कुछ समाप्त होता है। मेरे ख्याल से ये ब्लॉक 1 खंड 1 भी समाप्त होता है, और आशा करता हूं कि ये खंड 1 जो है आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं 1 मिनट का ब्रेक लेता हूं। 1 मिनट के ब्रेक के बाद हम लोग चलेंगे सीधे खंड 2 में और खंड 2 की चर्चा करेंगे।